ट्रांसफर एट 30 डिग्री सेल्सियस थर्मल रिजर्वायर। ठीक है डियर, मतलब आपको एक तो ये निकालना है कि रेफ्रिजरेटर से कितना हीट ट्रांसफर होगा, मतलब ये रेफ्रिजरेटेड स्पेस है तो इससे हीट ट्रांसफर कितना होगा। तो मान लीजिए इसको अपन मान लेते हैं Q1, ये मान लेते हैं Q2, दिस इज Q3 एंड Q4। तो एक तो आपको ये पूछा है, ठीक है, और एक आपको पूछा है ये तो क्या हो गया, इट इज द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर, और एक आपको ये पूछा है कि 30 डिग्री सेल्सियस थर्मल रिजर्वायर पे टोटल हीट ट्रांसफर बताओ। तो 30 डिग्री सेल्सियस थर्मल रिजर्वायर देखो ये भी है, मतलब हीट इंजन का जो सिंक है वो भी 30 पे है और रेफ्रिजरेटर का सिंक भी 30 पे है। इसको आप कैसे सोच सकते हैं भाई, एटमोस्फेयर आपका 30 डिग्री सेल्सियस पे है, तो जो हीट इंजन है उसका एग्जॉस्ट भी एटमोस्फेयर में है, एटमोस्फेयर में ही होगा ना एग्जॉस्ट, और जो रेफ्रिजरेटर है उसका एग्जॉस्ट भी एटमोस्फेयर में ही है। तो उसने बोला कि 30 डिग्री सेल्सियस पे टोटल हीट ट्रांसफर बताओ। तो टोटल हीट ट्रांसफर एटमोस्फेयर में क्या हो गया, दिस प्लस दिस। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो होगा Q3 और क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या होगा, Q2 प्लस Q4। इज इट क्लियर? ये आपको पूछा गया है, बताइए ये समझ में आया? इज इट क्लियर? आपको ये पूछा गया है कि रेफ्रिजरेटेड स्पेस से कितना हीट ट्रांसफर हुआ, और दूसरा ये पूछा गया है 30 डिग्री सेल्सियस थर्मल रिजर्वायर पे टोटल हीट ट्रांसफर बताओ। तो 30 डिग्री पे जो रेफ्रिजरेट सिंक जो है वो भी 30 पे है और हीट इंजन का सिंक भी 30 पे है। भाई रेफ्रिजरेटर से जो हीट रिजेक्ट होगा वो भी किसमें होगा, एटमोस्फेयर में, और हीट इंजन से जो हीट रिजेक्ट होगा वो भी किसमें होगा, एटमोस्फेयर में। तो दोनों को टोटल करके अपने को बताना है। तो कुल मिला के डियर अपने को Q2, Q3, Q4 सभी निकालना पड़ेगा। अब देखो आपका जो हीट इंजन है ये रिवर्सिबल है और रेफ्रिजरेटर भी कैसा है, रिवर्सिबल है, दोनों ही रिवर्सिबल है। तो अपन रिवर्सिबल के जो एक्सप्रेशन है वो यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले हीट इंजन पे एनालिसिस करता हूं, हीट इंजन पे, तो रिवर्सिबल अगर हीट इंजन है, रिवर्सिबल हीट इंजन, तो केल्विन प्लैंक्स आपके अकॉर्डिंग मान लीजिए ये T1 टेम्परेचर है, ये मान लीजिए T2 टेम्परेचर है, दिस इज T3 और ये मैंने मान लिया T4। तो रिवर्सिबल हीट इंजन अकॉर्डिंग टू केल्विन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, रिवर्सिबल हीट इंजन के लिए क्या लिखते हैं अपन, Q1 by T1 इक्वल टू Q2 by T2। हीट इंजन के लिए एनालिसिस कर रहा हूं, Q1 इज 1900 किलो जूल, और मैंने आपको बताया था ये टेम्परेचर केल्विन में ही लिए जाते हैं क्योंकि केल्विन ने दिया है तो उन्होंने अपने स्केल पे दिया था। T1 इज 1073 इक्वल टू Q2 बाई 303। तो डियर यहां से अपने पास Q2 का वैल्यू आ जाएगा, क्लियर है, यहां से क्या आ जाएगा अपने पास, Q2 का वैल्यू आ जाएगा। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो Q2 आएगा 536.5, 536.5 किलो जूल। ये आपके पास क्या आ गया, दिस इज द हीट रिजेक्टेड बाय द हीट इंजन टू द सिंक। ये क्या है, इट इज द हीट रिजेक्टेड बाय द हीट इंजन टू द सिंक। अब मैं आपको पूछूं कि हीट इंजन में बताइए वर्क कितना डेवलप हुआ, तो हीट इंजन कितना वर्क डेवलप कर रहा है, W1। तो ये क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2। Q1 इतना आपने सप्लाई करा जिसमें से इतना रिजेक्शन हो गया तो बाकी वर्क में कन्वर्ट हो गया। तो W1 कितना हो गया डियर, W1 Q1 इज 1900 माइनस 536.5, तो वर्क डन कितना आ गया, 1900 माइनस 536.5, 1900 माइनस 536.5, दिस इज 1363.5। ये आपके पास आ गया W1, ये इंजन का वर्क आ गया, हीट इंजन का। अब अपन एनालिसिस करते हैं किस पे, रेफ्रिजरेटर पे। अब देखो डियर, नेट आउटपुट प्लांट का कितना है 290, इंजन कितना प्रोड्यूस कर रहा है इतना, तो इतना ये किलो जूल में है, इतना इतना वर्क इंजन ने प्रोड्यूस करा, तो इसमें से कुछ वर्क रेफ्रिजरेटर ले जाएगा, तो रेफ्रिजरेटर कितना वर्क लेके जाएगा यहां से निकाल लेंगे, W नेट is equal to W1 minus W2 that is equal to 290 kilojule. Yes, W1 is 1363.5 minus W2 equal to 290. तो W2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1363.5 माइनस 290, तो ये आपके पास आ जाएगा W2। तो ये कितना आ रहा है 1073.5। दिस इज द नेट वर्क प्रोड्यूस्ड बाई, oh sorry, this is the net work input to the refrigerator। ये क्या आ गया, net work input to the refrigerator। is it clear, is it clear? yes, ये आपका रेफ्रिजरेटर का नेट इनपुट आ गया। अब देखो, अब अपने को Q2 तो आ गया, Q3 और Q4 भी निकालना है।
तो यहाँ पे रेफ्रिजरेटर पे एनालिसिस करेंगे और रेफ्रिजरेटर अपना रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर है। रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर है। अननोन कितने हैं? दो, Q3 और Q4। W2 तो आई गया, तो Q3 और Q4 दो अननोन है, तो दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब दो इक्वेशन कैसे बनेगी? तो एक तो अपन बना लेंगे एनर्जी कंजर्वेशन से और एक बना लेंगे सीओपी से। यस, तो यहाँ पे अगर मैं इंजन का सीओपी लिखूं, तो इंजन का इसका रेफ्रिजरेटर का सीओपी लिखूं, तो डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, डिजायर्ड इफेक्ट क्या है यहाँ पे? Q3 अपॉन वर्क इनपुट क्या है? W2। और ये आपका इंजन, ये रेफ्रिजरेटर कैसा है? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर है, तो रिवर्सिबल सीओपी अगर इसका निकालें, इसका जो एक्चुअल, ये एक्चुअल सीओपी हो गया, ये एक्चुअल सीओपी किसके बराबर होगा? इसका रिवर्सिबल सीओपी के बराबर। और रिवर्सिबल सीओपी कल मैंने आपको बताया था, टी लोअर अपॉन टी हायर माइनस टी लोअर, और टी लोअर यहाँ पे T3 है अपॉन T4 माइनस T3। अब देखो इस इक्वेशन में T3 T4 सब पता है, Q3 भी पता, W2 भी पता है, तो Q3 आ जाएगा। तो इस इक्वेशन में सिर्फ आपका अननोन क्या है? Q3, तो वो निकल जाएगा। तो Q3 अपने को निकालना है, डिवाइडेड बाई W2। W2 is 1073.5 equal to T3, T3 is 258 divided by 303 minus 258। इज इट क्लियर? तो यहां से मेरे को Q3 का कैलकुलेशन करके बताइए आप लोग फटाफट, कितना आएगा? Q3 का कैलकुलेशन करिए। दिस इज 6154.73 किलो जूल, इतना आ रहा है Q3। ये आपका Q3 आ गया, और ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 1 में यही पूछा है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द रेफ्रिजरेटेड स्पेस। तो रेफ्रिजरेटेड स्पेस से इतना हीट रिजेक्शन होगा। अब Q3 मिल गया, अब अपना एक और अननोन है Q4, तो एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल लेंगे। भाई Q3 भी इनपुट है, W2 भी इनपुट है, तो Q3 प्लस W2 इक्वल टू Q4। एनर्जी कंजर्वेशन अगर लगाएं, Q3 प्लस W2 इक्वल टू Q4। ठीक है, Q3 का वैल्यू अपने पास है 6154.7 एंड W2 इज 1073.5। तो 6154.7 प्लस 1073.5 दैट इज इक्वल टू Q4। यही है 1073.5। ठीक है, अब इनको ऐड करो, प्लस 1073.5, तो दिस इज 7228। तो Q4 कितना आ गया? 7228.23 किलो जूल। ये आपके पास Q4 आ गया। तो अपने पास Q1 Q2 Q3 Q4 सब आ गया। तो पहला क्वेश्चन का आंसर तो क्या था? डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द रेफ्रिजरेटेड स्पेस। तो ये आंसर तो ये आ गया। सेकंड क्वेश्चन था 30 डिग्री सेल्सियस पे टोटल हीट रिजेक्ट, तो Q2 प्लस Q4 होगा। तो Q2 कितना है? 536.5। तो क्वेश्चन सेकंड का आंसर क्या है? Q2 is 536.5 किलो जूल। तो आंसर क्या हो जाएगा? Q2 प्लस Q4 दैट इज 536.5 प्लस 7228.23, ये आंसर हो जाएगा। तो इसमें से 536.5 ऐड कर दीजिए, तो 7764.7, 7764.7 किलो जूल। ये आपका क्वेश्चन सेकंड का आंसर। क्वेश्चन क्लियर हुआ? बताइए, इज इट क्लियर? क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? बताइए डियर। यस, चलिए, तो एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिखिए। टू रिवर्सिबल टू रिवर्सिबल टू रिवर्सिबल हीट इंजन A and B are arranged in series. Heat engine A, heat engine A rejects heat
rejects to heat engine B. Heat engine A rejects heat to heat engine B. engine A receive 300 kilojoule of heat. 300 kilojoule of heat. 300 kilojoule of heat at 700 Kelvin from a high temperature source. From a high temperature source. From a high temperature source. While engine B rejects heat to cold sink. To cold sink 280 Kelvin. To cold sink 280 Kelvin. Assume WA equal to 2WB. Then find. अब इसके 3-4 पार्ट है. नंबर 1, फर्स्ट आपको पूछा है इंटरमीडिएट टेम्परेचर बताइए. इंटरमीडिएट टेम्परेचर बिटवीन ए एंड बी. सेकंड आपको पूछा है एफिशिएंसी बताइए. एफिशिएंसी ऑफ बोथ इंजन्स. दोनों इंजन की एफिशिएंसी बतानी है. नेक्स्ट आपको पूछा है हीट रिजेक्टेड बाय इंजन ए. हीट रिजेक्टेड बाय इंजन ए. एंड द फोर्थ पार्ट आपको पूछा है हीट रिजेक्टेड टू सिंक. हीट रिजेक्टेड टू कोल्ड सिंक. ये 4 पार्ट है इस क्वेश्चन के. ठीक है, ये भी आईईएस का क्वेश्चन है 15 मार्क्स का. देखो पढ़ो. 2 रिवर्सिबल हीट इंजन ए एंड बी आर अरेंज्ड इन सीरीज. सीरीज का ही क्वेश्चन है. 2 इंजन सीरीज में कनेक्टेड है. ये इंजन ए हो गया और ये अपना इंजन हो गया बी और ये इसका सिंक हो गया. क्लियर. A and B are arranged in series. Heat engine A rejects heat to engine B. ठीक है, सीरीज का मतलब यही है कि इंजन ए जो है वो इंजन ए का जो हीट रिजेक्शन है वो बी के लिए, ए का जो सिंक है वो बी के लिए सोर्स हो जाएगा. तो ए जितनी हीट रिजेक्ट करेगा बी उतनी ही गेन करेगा. ठीक है. इंजन ए रिसीव 300 किलो जूल ऑफ हीट एट 700 टेम्परेचर 700 केल्विन. इंजन ए जो है 700 केल्विन से 300 किलो जूल हीट को इंजन ए में इतना हीट सप्लाई हो रहा है 700 केल्विन से. तो इसको टेम्परेचर T1 मान लेते हैं और इसको Q1 मान लेते हैं. हीट रिजेक्शन यहाँ पे Q2 मान लेते हैं. दिस इज T2. तो यहाँ पे भी Q2 आ जाएगा और यहाँ पे ये Q3 मान लेता हूँ और ये टेम्परेचर मैं मान लेता हूँ T3. ठीक है. और क्या डेटा दिया है मैं. हाई टेम्परेचर सोर्स वाइल इंजन बी रिजेक्ट्स हीट टू अ कोल्ड सिंक एट 280 केल्विन. जबकि इंजन बी जो है वो कहाँ हीट रिजेक्ट कर रहा है, कोल्ड सिंक में. ये सिंक में. और इसका टेम्परेचर कितना है 280 केल्विन. कितना टेम्परेचर है 280 केल्विन. ठीक है. अब आपको बोला है कि इंजन ए का वर्क 2 टाइम है इंजन बी के वर्क का. इंजन ए जो है इसका वर्क है WA और इंजन बी का जो वर्क है दैट इज WB. तो आपको क्या बोला गया है WA इज इक्वल टू 2WB. कल देखो अपन ने ऐसे क्वेश्चन करे थे. कल मैंने आपको एक ऐसा क्वेश्चन कराया था इंजन इन सीरीज का, लेकिन उसमें दोनों का वर्क सेम दिया था. अगर इंजन ए और इंजन बी दोनों का सेम वर्क आउटपुट है तो इंटरमीडिएट टेम्परेचर क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन ऑफ हायर एंड लोअर. लेकिन इस बार सेम वर्क आउटपुट नहीं दिया. उसने बोला इंजन ए का वर्क जो है बी के वर्क का 2 टाइम है. अब बताइए, तो आप इंटरमीडिएट टेम्परेचर निकालना है आपको. अगर इंटरमीडिएट टेम्परेचर आ जाएगा, दोनों इंजन आपके कैसे हैं, रिवर्सिबल. ये भी आपका रिवर्सिबल इंजन है और ये भी रिवर्सिबल इंजन है. दोनों ही रिवर्सिबल है. तो अगर इंटरमीडिएट टेम्परेचर अपने पास आ जाएगा
तो एफिशिएंसी टेम्परेचर के टर्म में लिखेंगे रिवर्सिबल का, तो इसका एफिशिएंसी भी आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा, एफिशिएंसी आ जाएगा, तो Q2 भी निकाल लेंगे और Q3 भी निकाल लेंगे, तो सारे क्वेश्चन आ जाएंगे अपने। तो अपना काम है सिर्फ T2 निकालना। T2 आ गया तो फिर अपने सारे क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे। अब T2 कैसे निकालेंगे? याद करो, मैंने कल आपको जब बोला था कि दोनों के वर्क सेम है, तो मैंने इसी इक्वेशन को सोल्व करके निकाला था T2। अब इसी इक्वेशन को कल की जैसे ही सोल्व कर लेते हैं। तो WA को मैं क्या लिखूंगा? Q1 माइनस Q2। एनर्जी कंजर्वेशन से WA क्या है? ये Q1 इनपुट है, इनपुट में से WA कुछ वर्क प्रोड्यूस हो गया तो बाकी रिजेक्ट हो गया, तो दोनों को माइनस करेंगे तो WA आ जाएगा। इसी तरीके से 2 टाइम ऑफ WB को अपन क्या लिखेंगे? Q2 माइनस Q3, Q2 माइनस Q3। यस और नो? अब एक काम करिए, पूरी इक्वेशन को Q2 से डिवाइड कर दीजिए, ताकि फिर अपन टेम्परेचर रेशियो के टर्म में लिख देंगे। तो Q1 बाई Q2 माइनस 1 इक्वल टू 2 टाइम ऑफ 1 माइनस Q3 बाई Q2। क्या करा मैंने? पूरी इक्वेशन को Q2 से डिवाइड कर दिया। अब Q2 से डिवाइड करने से, अब देखो, ये जो हीट का रेशियो है इसको टेम्परेचर के रेशियो में अपन लिख सकते हैं। कैसे? केल्विन साहब के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो रिवर्सिबल इंजन ए की बात करें, इंजन ए, तो इंजन ए आपका रिवर्सिबल है, तो इसके लिए अपन क्या लगा सकते हैं? Q1 बाई T1 इक्वल टू Q2 बाई T2। तो यहां से Q1 बाई Q2 कितना आ गया? T1 बाई T2। यस और नो? ठीक है, ये इंजन ए के लिए आ गया। और ऐसे ही इंजन बी के लिए मैं सोल्व करूं, इंजन बी के लिए, तो इंजन बी के लिए अपन लगा सकते हैं Q2 बाई T2 इक्वल टू Q3 बाई T3। यहां से Q3 बाई Q2 कितना आ जाएगा? T3 बाई T2। कितना आ जाएगा? T3 बाई T2। अब ये Q1 बाई Q2 का वैल्यू और Q3 बाई Q2 का वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दो। तो देखो Q1 बाई Q2 का वैल्यू क्या है? T1 बाई T2। तो T1 बाई T2 माइनस 1 इक्वल टू 2 टाइम ऑफ 1 माइनस दिस इज T3 बाई T2। कल भी ऐसे ही सोल्व करा था सेम। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, T1 है 700, T2 अपने को निकालना है माइनस 1 इक्वल टू 2 टाइम ऑफ 1 माइनस T3 है 280 डिवाइडेड बाई T2 अपने को निकालना है। तो इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ T2 अननोन है, तो यहां से T2 आ जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा डियर? T2 आ जाएगा। तो इसको सोल्व करके मेरे को T2 का वैल्यू बताइए। T2 आएगा 420 केल्विन। कितना आएगा? 420 केल्विन। जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आपके पास T2 का आंसर कितना आ जाएगा? 420 केल्विन। अब देखो डियर, अब T2 आ गया, अब अपने हेडेक नहीं है। अब इंजन ए में अपन Q2 भी निकाल सकते हैं और एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं। तो इंजन ए का एनालिसिस करते हैं। इंजन ए, तो ये इक्वेशन में लगा दूं Q1 बाई Q2 इक्वल टू T1 बाई T2। ठीक है, Q1 कितना है? 300, Q2 मेरे को फाइंड आउट करना है, इक्वल टू T1 कितना है? 700 डिवाइडेड बाई T2 420। तो यहां से मेरे पास Q2 का वैल्यू आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। सोल्व करके देखिए कितना आ रहा है? 300 इंटू 420 डिवाइडेड बाई 700, दिस इज 180। कितना आ रहा है? 180। तो ये आपके पास आ गया 180 किलो जूल। ये क्या आ गया? इंजन ए का हीट रिजेक्शन। अब इंजन ए का एफिशिएंसी निकालें। तो एफिशिएंसी ऑफ इंजन ए, इंजन ए कैसा है? रिवर्सिबल। तो 1 माइनस टी लोअर बाई टी हायर, मतलब 1 माइनस T2 बाई T1 मीन्स 1 माइनस T2 इज 420 डिवाइडेड बाई 700। तो यहां से एफिशिएंसी भी आ जाएगी, 700 माइनस 420 डिवाइडेड बाई, सॉरी 700 माइनस डिवाइडेड बाई 700। सब लोग कैलकुलेटर लेके बैठा करो। ये आ रहा है 40%, 0.4 आ रहा है, तो ये आ गया 40%। ये आ गया इंजन ए का एफिशिएंसी। ठीक है, इसी तरीके से कैलकुलेशन अब आप इंजन बी पे कर लो। इंजन बी, तो इंजन बी पे कैलकुलेशन करोगे तो देखो, इंजन बी पे कैलकुलेशन करिए। इंजन बी में ये रिलेशन लगा दी Q3 बाई Q2 इक्वल टू T3 बाई T2। तो यहां से Q2 निकालना है, तो Q2 निकाल लेंगे, वैल्यू पुट करते हैं। सॉरी Q3 निकालना है, Q2 तो अपने निकाल ही लिया। तो Q3 अपने को निकालना है, डिवाइडेड बाई Q2 इज 180 इज इक्वल टू T3, T3 इज 280 डिवाइडेड बाई T2 इज 420। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 280 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 420, दिस इज 120। Q3 कितना हो जाएगा? 120 किलो जूल। ये आपके पास Q3 आ जाएगा।
ठीक है, अब इसका एफिशिएंसी भी पूछा है, तो एफिशिएंसी ऑफ इंजन बी 1 माइनस टी लोअर बाई टी हायर मीन्स T3 बाई T2, तो 1 माइनस 280 बाई T2 इज 420, तो यहां से इसका एफिशिएंसी का आंसर भी आ जाएगा 420 माइनस 280 डिवाइडेड बाई, दिस इज 33.3%। ये इंजन बी का एफिशिएंसी आ गया। तो डियर आपको यही पूछा था, इंजन बी का एफिशिएंसी, हीट रिजेक्टेड, इंजन ए का एफिशिएंसी, हीट रिजेक्टेड बाय इंजन ए एंड द इंटरमीडिएट टेम्परेचर्स। तो ये आपको पूछे थे, ये अपन ने सारे फाइंड आउट कर लिए। समझ में आया क्वेश्चन? तो डियर क्वेश्चन बहुत आसान होता है, बस आपको अप्रोच आनी चाहिए। क्लियर है? बोलिए, इज इट क्लियर? यस, वेरी गुड। ठीक है, तो इसमें अपन ने इंजन में काफी सारे क्वेश्चन बना लिए हैं। अब इसको यहीं पे छोड़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक अब अपन कंटिन्यू करते हैं, दैट इज एंट्रोपी। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, एंट्रोपी। अब ध्यान से सुनना डियर, देखो एंट्रोपी क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एंट्रोपी? चलिए आप लोग बताइए पहले, आप लोग क्या जानते हैं एंट्रोपी के बारे में? जिसको जो पता है वो बताइए। अच्छा, एंट्रोपी से पहले एक चीज मैं प्रूव करना चाहता हूं, रुकिए, एंट्रोपी से पहले एक चीज प्रूव करते हैं। क्वेश्चन इज प्रूव दैट इट इज इम्पॉसिबल टू अचीव एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। मतलब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मतलब, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब केल्विन में होता है। तो अपने को ये प्रूव करना है कि जीरो केल्विन अपन अचीव नहीं कर सकते, ये प्रूव करना है। प्रूव दैट इट इज इम्पॉसिबल टू अचीव एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मींस केल्विन, ठीक है? तो जीरो केल्विन अपन अचीव नहीं कर सकते, और प्रैक्टिकली आपको ये पता भी होगा कि जीरो केल्विन अचीव करना इम्पॉसिबल है। तो इसको प्रूव करते हैं। देखिए, इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं। ये मैंने कोई हीट इंजन लिया है, दिस इज ऑपरेटिंग बिटवीन T1 एंड T2। This engine is operating between temperature T1 and T2, and the heat is supplied Q1, heat rejected is Q2, and the net output of engine is W. This is the heat engine. Heat engine यही होता है। heat engine का काम क्या होता है? It converts the part of heat supply into work and the remaining heat is rejected to sink. Part of heat supplied into work and the remaining heat is rejected to sink. ठीक है डियर? अब देखो, ये अपने को प्रूव करना है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर अपन अचीव नहीं कर सकते। इट इज इम्पॉसिबल टू अचीव एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इन फाइनाइट नंबर ऑफ प्रोसेस। क्लियर? तो मैं ये मान ले रहा हूं एक्चुअल में ये चीज अचीव नहीं हो सकती। अगर ये अचीव होगी भी तो कब हो सकती है? जब इंजन इंजन रिवर्सिबल हो। क्योंकि डियर अगर इंजन इरिवर्सिबल हुआ, इरिवर्सिबल का मतलब फ्रिक्शन है, तो आप मान लीजिए प्रोसेस करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, टेम्परेचर कम होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, लेकिन उसमें फ्रिक्शन है। तो जैसे ही थोड़ा टेम्परेचर कम करेंगे, फ्रिक्शन की वजह से फिर से टेम्परेचर बढ़ जाएगा। फिर किसी प्रोसेस को लगा के टेम्परेचर कम करेंगे, फिर थोड़ा सा फ्रिक्शन की वजह से फर्क पड़ जाएगा। तो फ्रिक्शन अगर है तो इम्पॉसिबल ही है, बिल्कुल भी अचीव नहीं कर सकते। तो अपन ये मानेंगे कि अपना इंजन रिवर्सिबल है, मतलब बिल्कुल आइडियल इंजन है कि इसमें कोई भी लॉसेस नहीं है, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है? क्योंकि फ्रिक्शन अगर हुआ तो बिल्कुल भी अचीव नहीं कर सकते। तो मैंने मान लिया, अजम्पशन क्या हो गया? अजम्पशन इंजन इज रिवर्सिबल, रिवर्सिबल इंजन, रिवर्सिबल इंजन। ठीक है? अगर इंजन रिवर्सिबल है तो अकॉर्डिंग टू केल्विन साहब अपन क्या लिख सकते हैं? Q1 बाई T1 इक्वल टू Q2 बाई T2। यस और नो? तो यहां से Q2 का वैल्यू क्या हो गया? Q1 T2 बाई T1। ठीक है? अपने को क्या अचीव करना है? जीरो केल्विन, मतलब ये टेम्परेचर अपने को मान लीजिए जीरो केल्विन अचीव करना है। मैं क्या कर रहा हूं? हाई टेम्परेचर से हीट सप्लाई कर रहा हूं, वर्क लिए जा रहा हूं,
तो मेरे को ये प्रूव करना है कि जो सिंक का टेम्परेचर है वो 0 हो जाए, 0 केल्विन। ठीक है, अब देखो अगर T2 0 हो गया तो Q2 क्या हो जाएगा बेटा, 0। और Q2 0 होने का क्या मतलब निकला, Q2 0 होने का मतलब ये निकला कि आपके पास एक डिवाइस है जो कंप्लीट हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे रही है। इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट टोटल हीट इनटू वर्क, क्योंकि Q2 तो 0 हो गया, नीचे तो कुछ है ही नहीं भाई। Q2 क्या हो गया, 0। T2 0 होने का मतलब Q2 0, और Q2 0 होने का मतलब ये एक आपने एक ऐसी डिवाइस बना दी जो पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट करे। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट लॉ लगाऊं तो क्या आएगा, Q1 इक्वल टू W, और ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कंप्लीट हीट को वर्क में कन्वर्ट कर रही है, या इट इज अ डिवाइस विच प्रोड्यूसेस वर्क कंटिन्यूअसली व्हाइल इंटरेक्टिंग विद सिंगल थर्मल रिजर्वायर। इट इज अ डिवाइस विच प्रोड्यूसेस वर्क कंटिन्यूअसली और एक्सचेंजिंग हीट विद सिंगल थर्मल रिजर्वायर। क्या ये पॉसिबल है, बताओ, क्या ये डिवाइस पॉसिबल है? दिस इज इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है। किसके अकॉर्डिंग इम्पॉसिबल है, किसका वायलेशन है? इट इज द वायलेशन ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। वायलेशन ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। तो इसका मतलब ये निकला कि आप 0 केल्विन कभी भी अचीव नहीं कर सकते। तो अगर आप 0 केल्विन ही अचीव नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है कि केल्विन स्केल पे टेम्परेचर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव, भाई 0 ही अचीव नहीं कर सकते तो उससे नीचे तो जा ही नहीं सकते ना। तो इसका मतलब केल्विन स्केल पे हमेशा टेम्परेचर पॉजिटिव ही होता है। केल्विन स्केल पे टेम्परेचर का वैल्यू हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? केल्विन स्केल पे कभी भी टेम्परेचर नेगेटिव में नहीं होगा, हमेशा केल्विन स्केल पे जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। क्लियर हो गया बच्चों? अब अपन स्टार्ट करेंगे, अब अपन अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज एंट्रोपी। चलिए, आप लोग क्या जानते हैं एंट्रोपी के बारे में, पहले वो बताइए। जो जो चीजें आपको पता है कि एंट्रोपी ये है, एंट्रोपी वो है, जिसको भी एक दो वर्ड्स जो भी पता है एंट्रोपी के बारे में बताइए एक बार। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। बताओ डियर, व्हाट इज एंट्रोपी? नहीं पता? चलिए मैं पढ़ाता हूं। देखो डियर, एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स, इट इज द मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स। एंट्रोपी आपको क्या बताता है, मॉलिक्यूल्स के रैंडमनेस के बारे में बताता है। जितनी ज्यादा रैंडमनेस होगी मॉलिक्यूल्स में, उस सिस्टम का एंट्रोपी उतना ही ज्यादा होगा। एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ, इट इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स, रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस भी बोल सकते हो, ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स में जितनी ज्यादा रैंडमनेस होगी, जितनी ज्यादा डिसऑर्डर होंगे मॉलिक्यूल, उस सिस्टम का बात समझ में आ रही है डियर? पहले जैसे अपन ने जब सेकंड चैप्टर पढ़ा था तो पहले पूरा क्लोज सिस्टम एनालिसिस करा था आपका हीट और वर्क। तो एंट्रोपी में भी पहले पूरा क्लोज सिस्टम एनालिसिस करेंगे, उसके बाद ओपन सिस्टम पे जाएंगे। ठीक है, तो अभी अपन एक क्लोज सिस्टम के लिए पढ़ रहे हैं। तो एंट्रोपी इज द डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स और डिसऑर्डरनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसी भी सिस्टम में जितनी ज्यादा डिसऑर्डरनेस होगी, रैंडमनेस होगी, उस सिस्टम। अब देखो डियर, सिस्टम के एंट्रो तो सिस्टम का डिसऑर्डरनेस पर डिपेंड कर रहा है। तो
सिस्टम का एंट्रोपी चेंज अपन कैसे बता सकते हैं? इसका एंट्रोपी, कोई भी एक प्रोसेस हो रहा है, अपन साइकिल के लिए पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अपन ने साइकिल के लिए अभी तक पूरा पढ़ लिया, इंजन, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर, तीनों साइकिल पढ़ लिए अपन ने। हीट इंजन क्या होता है, रेफ्रिजरेटर क्या होता है और हीट पंप क्या होता है, तीनों साइकिल अपन ने कंप्लीट कर लिए। और एक साइकिल पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, ये सब पहचानना अपन ने सीख लिया विद द हेल्प ऑफ क्लोसियस इनइक्वालिटी, विद द हेल्प ऑफ क्लोसियस इनइक्वालिटी और कार्नोट एफिशिएंसी और सीओपी। यस, अब अपन प्रोसेस की बातें कर रहे हैं। अब अपन किसकी बातें कर रहे हैं? प्रोसेस की। क्योंकि डियर, मैंने अभी तक आपको ये नहीं बताया कि कौन सा प्रोसेस फिजिबल है, प्रोसेस का डायरेक्शन क्या है, ठीक है। और ये किससे बताया जाता है? विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। तो अपन एंट्रोपी कॉन्सेप्ट में किसकी बात करेंगे? प्रोसेस की बात करेंगे। कि कोई भी प्रोसेस मैंने आपको दे दिया, तो मैं आपको पूछूंगा कि इसका एंट्रोपी चेंज बताओ, या इसका ये बताओ कि इसका कौन सा डायरेक्शन पॉसिबल है। तो ये सब बातें अपन अब करने वाले हैं। तो एंट्रोपी जो अपन पढ़ रहे हैं, ये अपन एक प्रोसेस को पहचानने के लिए पढ़ रहे हैं कि कोई भी प्रोसेस का क्या डायरेक्शन होगा, ठीक है, उसका एंट्रोपी चेंज क्या होगा, ये सब अपन बातें करने वाले हैं। तो डियर, एंट्रोपी बताता है किसी भी सिस्टम के डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस को। किसी भी सिस्टम में जितना ज्यादा डिसऑर्डरनेस होगा, जितना ज्यादा रैंडमनेस होगा, उसका एंट्रोपी उतना ही ज्यादा होगा, उस सिस्टम का एंट्रोपी उतना ही ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए एक अपने लाइब्रेरी की बात करते हैं। एक मान लीजिए एक सेंट्रल लाइब्रेरी है, एक सेंट्रल लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी में, सेंट्रल लाइब्रेरी है तो उसमें हर सब्जेक्ट्स की बुक आपको मिल जाएगी, हर आपका डोमेन से मिल जाएगी। जैसे कॉमर्स की बुक भी मिल जाएगी, आर्ट्स की भी मिल जाएगी, इंजीनियरिंग की बुक में मिल जाएगी, ठीक है। अगर उस लाइब्रेरी में सारी बुकें अच्छे से जमा हो रखी हैं, जैसे आर्ट्स का एक सेक्शन बना रखा है, सिविल इंजीनियरिंग का, एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अलग सेक्शन बना रखा है, कॉमर्स का अलग सेक्शन बना रखा है, फिर उसमें भी सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर रखा है कि यहाँ पे सारी इकोनॉमिक्स की बुक होंगी, यहाँ पे सारी हिस्ट्री की बुक होंगी, ठीक है, यहाँ पे सारी थर्मोडायनेमिक्स की बुक होंगी। तो बुक्स को ढूंढना कितना आसान है। मान लीजिए आपको पीके नाथ चाहिए, आपको पीके नाथ चाहिए, आप गए वहां पे, आपने देखा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सेक्शन कौन सा है, उसमें थर्मोडायनेमिक्स का सेक्शन कौन सा है, तो आपको इजीली पीके नाथ मिल जाएगा। लेकिन मान लो एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसमें सारी बुकें इधर उधर पड़ी है, कहीं इंजीनियरिंग में आर्ट्स की बुक पड़ी है, आर्ट्स में इंजीनियरिंग की बुक पड़ी है, कॉमर्स की बुक कहाँ है, इकोनॉमिक्स की एक बुक यहाँ है, एक बुक फोर्थ फ्लोर पे है। तो आपको सोचो बुक ढूंढने में कितने महीने लग जाएंगे। एक सिंपल पीके नाग लेने आप जाओगे और वहां पे उस बुक को ढूंढने में आपको कितने महीने लग जाएंगे। तो उस सिस्टम ज्यादा है, उस सिस्टम का रैंडमनेस ज्यादा है। जहां पे अपन बुक ढूंढने में अपने को एक सिंपल एक बुक महीना लग गया, और एक लाइब्रेरी ऐसी है कि 5 मिनट में अपन पीके नाग लेके आ गए। जबकि सेंट्रल लाइब्रेरी की मैं बात कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग लाइब्रेरी की भी बात नहीं कर रहा। तो जिस सिस्टम का जितना ज्यादा रैंडमनेस होता है, जितना ज्यादा डिसऑर्डरनेस होता है, उस सिस्टम का एंट्रोपी उतना ही ज्यादा होता है। तो अपन ये बोल सकते हैं किसी भी सिस्टम का रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस का मेजरमेंट जो है, वो कौन बताता है? एंट्रोपी। तो मैं आपको बोलूं कि दो सिस्टम है, एक का एंट्रोपी ज्यादा है, तो आपके दिमाग में सीधी सी बात क्या आएगी कि इस सिस्टम में डिसऑर्डरनेस ज्यादा है, रैंडमनेस ज्यादा है। क्या मतलब है इसका? कि उस सिस्टम का डिजाइन बेकार हो सकता है, डिजाइन बेकार हो सकता है, और रैंडम है वो सिस्टम, प्रॉपर उसमें मटेरियल यूज नहीं करा गया। तो कोई भी अगर आपको बोले कि सिस्टम का एंट्रोपी है, तो एंट्रोपी ज्यादा है, तो एंट्रोपी ज्यादा है, तो आपके दिमाग में ये चीजें बैठ जानी चाहिए कि एंट्रोपी ज्यादा होने का क्या मतलब है, कि सिस्टम में ज्यादा रैंडम, ये सिस्टम में रैंडमनेस ज्यादा है, डिसऑर्डरनेस ज्यादा है, ये ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं है, डिसऑर्गेनाइज्ड वे में है। तो एंट्रोपी क्या बताता है, ये समझ में आ गया। अब डियर अपन बात करते हैं कि किसी भी सिस्टम का एंट्रोपी किन चीजों पर डिपेंड करता है। कोई भी सिस्टम है तो उसका एंट्रोपी किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। पहली बात, लाइब्रेरी के एग्जांपल से ये अपन समझते हैं। जिस लाइब्रेरी में सारी बुकें इधर उधर रखी थी, पहले जो लाइब्रेरियन है, ठीक है, लाइब्रेरी नई नई बनी और लाइब्रेरियन साहब को बोला कि बुक जचाओ, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये। तो उन्होंने एक तो एक लाइब्रेरी बहुत परफेक्ट तरीके से जचाई जो पहली वाली थी, जिसमें आर्ट्स में इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी सबका सेक्शन अलग था, सब प्रॉपर तरीके से था। और एक लाइब्रेरियन को, दो लाइब्रेरियन थे, दोनों को अलग अलग लाइब्रेरी जचाने का काम दिया गया। एक ने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जचाई, एक लाइब्रेरियन ने एकदम गंदे तरीके से बुक जचाई। उसको कुछ नॉलेज ही नहीं था, उसमें हिस्ट्री की जगह पॉलिटी घुसा दिया, थर्मोडाइनमिक्स की जगह एफएम की बुक घुसा दी, इकोनॉमिक्स की बुक घुसा दी। तो फर्स्ट चीज किस पे डिपेंड कर रहा है आपका एंट्रोपी? लाइब्रेरियन के नेचर पे, कि उसने कैसा उन बुक्स को अरेंज करा। दूसरा, अब एक और फैक्टर है, मैं बुक पढ़ने गया, मैं गया वहां पे बुक पढ़ने, पहली लाइब्रेरी में जो अच्छे तरीके से मैनेज्ड है, उसमें गया, मैंने हिस्ट्री की बुक निकाली, पढ़ी और वहीं पे रख दी। दूसरी लाइब्रेरी में मैं गया, मैंने हिस्ट्री की बुक देखी, कहीं पे इधर उधर दिखी मेरे को, उठाई मैंने,
उठा ली, पढ़ ली और उसको टेबल पे ही छोड़ के आ गया, या उसको जल्दीबाजी में इकोनॉमिक्स के सेक्शन में डाल के आ गया। तो सिस्टम की एंट्रोपी मैंने भी तो बढ़ाई। लाइब्रेरी जो सेकंड लाइब्रेरी है उसमें एंट्रोपी किस किस चीज पे डिपेंड करी? नंबर 1, पहले वो लाइब्रेरी कैसी थी पहले से, और दूसरा, जब मैं उस लाइब्रेरी में गया तो मैंने उस लाइब्रेरी का क्या हाल करा। तो दो चीजों पर डिपेंड करेगा, सिस्टम इंटरनली कैसा है। इंटरनली कैसा है मतलब वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल। पहली लाइब्रेरी जो है वो इंटरनली रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब कोई भी लॉस नहीं, पहले लाइब्रेरियन ने लाइब्रेरी को अच्छी तरीके से जचाया था, तो वो इंटरनली रिवर्सिबल है, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज्ड वे में उसने जचाया। दूसरी लाइब्रेरी इंटरनली इरिवर्सिबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लाइब्रेरी नंबर 1 में, ये लाइब्रेरी नंबर 1 है एंड दिस इज लाइब्रेरी 2। इसमें सारी बुक्स अच्छे तरीके से मैनेज्ड हैं, ठीक है। हिस्ट्री का अलग सेक्शन है, पॉलिटी का अलग, थर्मोडाइनमिक्स का अलग, लेकिन यहां पे हिस्ट्री रखी है, यहाँ पे थर्मोडाइनमिक्स, यहाँ पे पॉलिटी है, यहाँ पे फिर हिस्ट्री आ गई, यहाँ पे इकोनॉमिक्स आ गया। तो ये सिस्टम ही गड़बड़ है इसमें। यहाँ पे सारी हिस्ट्री की बुक्स है, यहाँ पे सारी पॉलिटी की बुक है, यहाँ पे सारी थर्मोडाइनमिक्स की बुक है। तो पहली चीज जिस पे एंट्रोपी डिपेंड करती है, इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी, कि सिस्टम इंटरनली कैसा है। अब यहां पे मैं बात करूं तो सिस्टम इंटरनली कैसा है, रिवर्सिबल है। लेकिन यहां पे मैं बात करूं तो सिस्टम इंटरनली इरिवर्सिबल है। भाई पहले से ही उसमें एंट्रोपी है, क्या है, सिस्टम इंटरनली इरिवर्सिबल है, मतलब उसकी डिजाइन पहले से ही बिगड़ी हुई है। दूसरी चीज किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सटर्नल इंटरेक्शन। मैं गया, एक्सटर्नली गया मैं, और मैंने इस लाइब्रेरी में कोई बुक उठाई ये, और मैंने इस बुक को उठा के टेबल पे ही छोड़ दिया, या इसको यहां पटक दिया। यहां पे इकोनॉमिक्स की बुक थी, ये एक मेरे को खाली जगह मिली, यहां पे मैं इसको पटक के आ गया। मतलब मैंने सिस्टम को इरिवर्सिबल कर दिया, उसकी एंट्रोपी बढ़ा दी, उसका रेंडमनेस बढ़ा दिया। यहां पे मैं गया, इस बुक को उठाया, मैं यहां पे पटक के आ गया, या इस बुक को उठा के मैं यहां पे रख के आ गया। बात समझ में आ रही? मतलब दूसरी चीज जिस पे एंट्रोपी डिपेंड कर रही है, एक्सटर्नल इंटरेक्शन। तो एंट्रोपी, किसी भी सिस्टम का एंट्रोपी दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, सिस्टम इंटरनली कैसा है, इंटरनली रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल। अगर इंटरनली रिवर्सिबल है मतलब उसके अंदर, खुद के अंदर कोई भी रेंडमनेस नहीं है, खुद के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, एकदम परफेक्ट है। इंटरनली इरिवर्सिबल है मतलब सिस्टम ही बेकार है। अब दूसरी चीज, एक्सटर्नल इंटरेक्शन। एक्सटर्नल इंटरेक्शन का मतलब सिस्टम एक्सटर्नली कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। कोई भी, मैं गया उसमें और मैंने उसको, मैं रैंडमनेस जनरेट कर दी, यहां से बुक उठा के यहां पे पटक दी, तो ये पहले सही था लेकिन अब ये रैंडम हो गया, तो इसकी एंट्रोपी इंक्रीज हो गई। तो डियर, एंट्रोपी जो चेंज है किसी भी सिस्टम का, एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम, इट डिपेंड्स ऑन टू थिंग, दैट इज एंट्रोपी चेंज ड्यू टू इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी प्लस एंट्रोपी चेंज ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरैक्शन। इज इट क्लियर? सिस्टम इंटरनली रिवर्सिबल है और एक्सटर्नल इंटरेक्शन भी परफेक्ट है। ये सिस्टम इंटरनली रिवर्सिबल था और मैं ये बुक उठाया और यहीं पे रख के आ गया, मतलब ये एक्सटर्नली भी इंटरेक्शन इसमें सही हुआ, तो इसका एंट्रोपी चेंज क्या हो जाएगा, 0। मतलब इसमें कोई भी एंट्रोपी में इंक्रीज नहीं हुआ, मतलब ये सिस्टम आपका अच्छा है। लेकिन यहां पे ये सिस्टम इंटरनली रिवर्सिबल था, मैंने ये बुक उठा के यहां पे रख दी, तो इंटरनली इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एक्सटर्नल इंटरेक्शन की वजह से यहां पे एंट्रोपी बढ़ गया। Is it clear? So entropy change of a system depends on two things, that is internal irreversibility and external interaction. Is it clear? बताइए, एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे, मजा आएगा। अब देखो डियर, इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी को अपन एंट्रोपी जनरेशन भी बोलते हैं। एंट्रोपी जनरेशन या एंट्रोपी, चलिए मैं पूरा लिख देता हूं, एंट्रोपी जनरेशन या फिर एंट्रोपी प्रोडक्शन। एंट्रोपी प्रोडक्शन, एंट्रोपी जनरेशन या फिर एंट्रोपी प्रोडक्शन। इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी को एंट्रोपी जनरेशन या एंट्रोपी प्रोडक्शन भी बोलते हैं। तो आज से अपन एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम को
या तो आप ऐसे बोल दो या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं, एंट्रोपी चेंज ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरैक्शन प्लस एंट्रोपी जनरेशन। कोई दिक्कत? प्लस एंट्रोपी जनरेशन। एंट्रोपी को ऐसे रिप्रेजेंट करा जाता है, ठीक है। या तो ये आप एक्सप्रेशन बोल सकते हो इंटरनल रिवर्सिबिलिटी प्लस एक्सटर्नल इंटरैक्शन, या आप ये बोल सकते हो इंटरनल एक्सटर्नल इंटरैक्शन। इसका मतलब है एक्सटर्नल इंटरैक्शन, एक्सटर्नल इंटरैक्शन, ठीक है। और ये इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी या इसको एंट्रोपी जनरेशन। अब देखिए डियर, दोनों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंट्रोपी जनरेशन की, दैट इज इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी। ये फर्स्ट लाइब्रेरी आपकी एकदम परफेक्ट थी, एकदम परफेक्ट है। मैं अब एक्सटर्नल इंटरेक्शन को नहीं देख रहा, अभी इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी की बात कर रहा हूं। ये लाइब्रेरी अगर परफेक्ट है तो इसमें मैं पूछूं व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज ड्यू टू इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी, तो आप बोलेंगे सर जीरो, क्योंकि एकदम परफेक्ट है, इंटरनली एकदम रिवर्सिबल है, इंटरनली इसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी, एकदम परफेक्ट लाइब्रेरी थी। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज ड्यू टू इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी, तो आप बोलेंगे सर जीरो। या मैं पूछूं एंट्रोपी जनरेशन, तो एंट्रोपी जनरेशन क्या है? एंट्रोपी जनरेशन या एंट्रोपी प्रोडक्शन, बात तो एक ही है, जीरो। मैं इसमें चेंज ड्यू टू इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी या फिर एंट्रोपी जनरेशन, तो क्या ये जीरो, क्या ये जीरो होगा? नहीं, क्योंकि ये सिस्टम तो इंटरनली इरिवर्सिबल है। कैसा है? इंटरनली इरिवर्सिबल है। तो इसका एंट्रोपी चेंज जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा ड्यू टू इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी। यस और नो? ये कभी जीरो होगा? नहीं, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो ये इंटरनली रिवर्सिबल हो गई ना। तो ये सिस्टम तो आपका पहले से ही गड़बड़ है, लाइब्रेरियन ने इसको गड़बड़ कर दिया। जब ये आपकी लाइब्रेरी बनी तो ये इंटरनली ही इरिवर्सिबल बन गया। क्या बन गया? इंटरनली ही इरिवर्सिबल बन गया। तो इसका एंट्रोपी चेंज क्या है? अगर मैं पूछूं एंट्रोपी चेंज ऑफ एंट्रोपी चेंज ड्यू टू इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी या एंट्रोपी जनरेशन, तो आप बोलेंगे सर पॉजिटिव। इसका एंट्रोपी का कुछ ना कुछ है, इसका एंट्रोपी जीरो नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ एंट्रोपी है। तो डियर एक बात मेरे को ये जीरो है, ध्यान से सुनिएगा, यहां पे जीरो है और यहां पे पॉजिटिव है। एंट्रोपी जनरेशन यहां पे जीरो है और एंट्रोपी जनरेशन यहां पे क्या है? पॉजिटिव। तो मेरे को एक चीज बताओ डियर, क्या एंट्रोपी जनरेशन किसी सिस्टम का कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? सोच के बताइएगा, एंट्रोपी जनरेशन किसी भी सिस्टम का कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? एंट्रोपी जनरेशन ऑफ अ सिस्टम क्या कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। वेरी गुड, वेरी गुड। एंट्रोपी जनरेशन ऑफ अ सिस्टम कैन नेवर बी नेगेटिव। पॉसिबिलिटी क्या है? या तो ये जीरो होगा या पॉजिटिव होगा। जीरो, अगर एंट्रोपी जनरेशन इज जीरो मीन सिस्टम इज इंटरनली रिवर्सिबल। If the entropy generation of a system is positive, means system is internally irreversible. तो entropy generation of a system can never be negative. तो फर्स्ट पॉइंट अब तो अपने पास ये आ गया, फर्स्ट पॉइंट अपने पास क्या आ गया? एंट्रोपी जनरेशन कैन नेवर बी नेगेटिव, ये वैल्यू कभी भी नहीं हो सकती। तो एंट्रोपी जनरेशन जो होगा इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर एंट्रोपी जनरेशन जीरो है, अगर एंट्रोपी जनरेशन जीरो है मींस सिस्टम इज इंटरनली रिवर्सिबल। इफ एंट्रोपी जनरेशन इज पॉजिटिव मींस सिस्टम इज इंटरनली इरिवर्सिबल। यस और नो? इस बात को मानते हो आप? तो एक पॉइंट तो अपने क्लियर हो गया कि कोई भी सिस्टम का अगर एंट्रोपी चेंज निकालेंगे तो एंट्रोपी चेंज डियर दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी और एक्सटर्नल इंटरैक्शन। एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, दैट इज द इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी एंड एक्सटर्नल इंटरैक्शन। इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी या एंट्रोपी, इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी इज आल्सो नोन एज एंट्रोपी जनरेशन और एंट्रोपी प्रोडक्शन। Entropy generation of a system can never be negative. It is always greater than equal to zero.
If entropy generation is zero, means system is reversible, and if entropy generation is positive, means system is internally irreversible. Yes or no? Dear, thermodynamics, देखिए, thermodynamics is heart of mechanical engineering and entropy is the heart of thermodynamics. ये जो चैप्टर है, इट इज द हार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो हार्ट के अंदर हार्ट पढ़ा रहा हूं मैं आपको. वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर. ये समझ में नहीं आया, थर्मोडायनेमिक्स के आगे के कोई भी चैप्टर समझ में नहीं आएंगे. इवन आपका एप्लीकेशन पार्ट में भी मजा नहीं आने वाला ICRAC पार्ट में. तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियरिंग. तो पूरा कंसंट्रेशन से पढ़िए, और मैं बहुत स्लो जा रहा हूं, बहुत ज्यादा स्लो जा रहा हूं. ठीक है डियर? So entropy change of a system depends on two things, that is the entropy change due to internal irreversibility and external interaction. Internal irreversibility is also known as entropy generation or entropy production. Entropy generation of a system can never be negative. It is always positive or zero. It is always greater than equal to zero. If entropy generation is zero, then means the system is reversible, internally reversible. And if entropy generation is greater than zero, means system is internally irreversible. Is it clear? Till now clear? Is it clear? Yes, very good. अब आगे बात करते हैं. तो डियर, मेरे एक बात ये समझ में आ गई कि एंट्रोपी जनरेशन क्या है. अब मैं बात करता हूं एक्सटर्नल इंटरेक्शन की. डियर, जो एंट्रोपी चेंज की अपन बात कर रहे हैं, एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम, दैट इज एंट्रोपी चेंज ड्यू टू इंटरनल, चलिए, ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरैक्शन प्लस एंट्रोपी जनरेशन, मैं इसको बोलूंगा. अब मैं इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी नहीं बोलूंगा, एंट्रोपी जनरेशन मैं बोलूंगा इसको. तो एक्सटर्नल इंटरैक्शन का डियर जो एक्सप्रेशन होता है, दैट इज गिवन बाय डेल क्यू बाई टी प्लस डेल एस जनरेशन या एस जनरेशन. कैसे आया डेल क्यू बाई टी, कैसे आया? तो डियर, इसको आपको जानने की जरूरत नहीं है, इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपको पता होना चाहिए कि एंट्रोपी चेंज ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरैक्शन जो है उसको डेल क्यू बाई टी लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? डेल क्यू बाई टी. डियर, थर्मोडाइनमिक्स में एक्सटर्नल इंटरैक्शन का मतलब क्या है? सिस्टम इंटरैक्टिंग विद द सराउंडिंग और सराउंडिंग इंटरैक्टिंग विद सिस्टम. अपन बात कर रहे हैं सिस्टम का एंट्रोपी चेंज, तो सिस्टम एक्सटर्नल इंटरैक्शन किसके करेगा? सराउंडिंग के साथ. और इन थर्मोडाइनमिक्स देयर आर ओनली टू टाइप ऑफ इंटरैक्शन. तो डियर, एक बात आपको बता दूं, वर्क इज अ हाई ग्रेड एनर्जी, आप जानते हैं, एंड हीट इज अ लो ग्रेड एनर्जी. वर्क की वजह से कभी भी एंट्रोपी चेंज नहीं आता है. ये बात अपने दिमाग में फिट. कभी भी एंट्रोपी चेंज नहीं आता है. क्यों नहीं आता डियर? वर्क इज आवर डिजायर. वर्क इज आवर डिजायर. वर्क अपना डिजायर है. अपन पढ़ क्यों रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स? टू कन्वर्ट हीट फ्रॉम वर्क, टू कन्वर्ट हीट इनटू वर्क. तो वर्क अपना डिजायर है. वर्क की वजह से कभी भी रेंडमनेस जनरेट नहीं होता है. तो रेंडमनेस जनरेट किसकी वजह से होता है? हीट की वजह से. दैट इज लो ग्रेड एनर्जी एंड डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट इज अ लो ग्रेड एनर्जी और डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी. इसी की वजह से जो है एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी इंक्रीज होता है सिस्टम का या डिक्रीज होता है. वर्क की वजह से सिस्टम के एंट्रोपी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. क्योंकि डियर, एंट्रोपी क्या बताता है? एंट्रोपी किसी भी सिस्टम की कमियों को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई भी सिस्टम कितना बेकार है या कितना अच्छा है. कोई प्रोसेस आपने करा और सिस्टम का एंट्रोपी बढ़ गया, मतलब आपने वो प्रोसेस अच्छे तरीके से नहीं करा, उसमें रैंडमनेस आ गई. आपने कोई प्रोसेस करा और एंट्रोपी डिक्रीज हो गया, मतलब आपने बहुत अच्छे तरीके से करा और सिस्टम का एंट्रोपी आपने कम कर दिया, मतलब सिस्टम को थोड़ा सा और एफिशिएंट बना दिया. तो डियर, किसी भी सिस्टम का एंट्रोपी वर्क की वजह से नहीं होता है. क्योंकि आपके दिमाग में आएगा सर सिस्टम एक्सटर्नली इंटरेक्शन कर रहा है, मतलब सिस्टम तो दो तरीके से इंटरेक्ट करता है इन थर्मोडायनेमिक्स, हीट इंटरेक्शन एंड वर्क इंटरेक्शन. तो आपने तो बोला एक्सटर्नल इंटरेक्शन सर डेल क्यू बाई टी, मतलब आपने बोला कि एक्सटर्नल इंटरेक्शन डिपेंड्स ऑन ओनली हीट. बिल्कुल सही है डियर. थर्मोडायनेमिक्स में वर्क की वजह से कभी भी एंट्रोपी चेंज नहीं होता है. क्योंकि डियर, अपन थर्मोडायनेमिक्स पढ़ ही सिर्फ वर्क ऑब्टेन करने के लिए रहे हैं, और वर्क की वजह से ही कोई सिस्टम रेंडम हो जाए तो एकदम गलत बात है.
मैं किसी भी सिस्टम को वर्क सप्लाई करूंगा तो सिस्टम के एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आज से ये बात ध्यान रखी रहेगी आपको कि वर्क अपना डिजायर है, अपन थर्मोडायनेमिक्स वर्क के लिए पढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से सिस्टम रैंडम नहीं होता है। वर्क की वजह से सिस्टम की रैंडमनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वर्क की वजह से कभी भी सिस्टम का एंट्रोपी चेंज नहीं होता है। इज इट क्लियर? वर्क की वजह से कभी भी सिस्टम का एंट्रोपी चेंज नहीं होता है। तो सिस्टम का एंट्रोपी चेंज सिर्फ और सिर्फ हीट की वजह से होता है, एंड हीट इज अ लो ग्रेड एनर्जी, दैट्स व्हाई द एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स ऑन हीट ट्रांसफर ओनली। इज इट क्लियर? तो डियर ये आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सटर्नल इंटरेक्शन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज डेल क्यू बाई टी। ठीक है, अब इसको पूरा देखेंगे, अभी अभी आपको समझ में आने लग जाएगा कि कैसे निकालते हैं एंट्रोपी चेंज, थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली, मैथमेटिकली सब समझ में आएगा, बिल्कुल मजा आने वाला। तो किसी भी सिस्टम का एंट्रोपी चेंज दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, एक्सटर्नल इंटरेक्शन एंड एंट्रोपी जनरेशन। एंट्रोपी जनरेशन अपन ने देख लिया क्या होता है। एक्सटर्नल इंटरेक्शन जो है ये डेल क्यू बाई टी होता है, जहां पे डेल क्यू मतलब हीट इंटरेक्शन। सिस्टम एक्सटर्नली इंटरेक्ट करेगा, मतलब सिस्टम इंटरेक्ट करेगा सराउंडिंग के साथ, तो हीट और वर्क के फॉर्म में ही करता है, वर्क की वजह से एंट्रोपी चेंज आता नहीं है, तो हीट की वजह से एंट्रोपी चेंज आएगा। अब सिस्टम में या तो हीट सप्लाई होगी या सिस्टम से हीट रिजेक्ट होगी। भाई दो ही चीज हो सकती है ना, या तो सिस्टम में हीट सप्लाई होगी या सिस्टम में हीट रिजेक्ट होगी। यस और नो? या तो सिस्टम में हीट सप्लाई होगी या सिस्टम से हीट रिजेक्ट होगी। तो सिस्टम में सप्लाई हो रहा है तो क्या हो रहा है, हीट रिजेक्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है। तो डियर एक्सटर्नल इंटरेक्शन, द एंट्रोपी चेंज ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरेक्शन ऑफ अ सिस्टम इज गिवन इक्वल टू डेल क्यू बाई टी। क्या है? डेल क्यू बाई टी। अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल पूछता हूं, एक कंटेनर, एक बीकर मान लो, मतलब एक पानी गर्म कर रहे हो आप, एक सिंपल एक बर्तन में, एक बर्तन ले लिया, उसमें पानी डाला, गर्म कर रहे हो आप गैस पे रख के, पानी गर्म कर रहे हो, पानी को गर्म आप कर रहे हो, मतलब आप उसको हीट सप्लाई कर रहे हो, तो अपना सिस्टम क्या है? वाटर। व्हाट इज माय सिस्टम? वाटर। आप उसमें हीट सप्लाई कर रहे हो, बताओ जब आप हीट सप्लाई करेंगे उस वाटर का एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? सोच के बताइएगा। उस सिस्टम का एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? पॉजिटिव का मतलब एंट्रोपी चेंज, पॉजिटिव का मतलब एंट्रोपी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? यस, एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगा। वेरी गुड। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप हीट दे रहे हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, हीट दोगे वो स्टीम में कन्वर्ट होंगे, तो रेंडमनेस बढ़ जाएगी ना। गैस में रेंडमनेस ज्यादा होती है ना कंपेयर टू वाटर, क्योंकि वाटर लिक्विड के मॉलिक्यूल पास पास में होते हैं और एक परफेक्ट ऑर्डर में होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल में बहुत ज्यादा रेंडमनेस होती है। भाई एक मॉलिक्यूल कहां पे, एक मॉलिक्यूल कहां पे, तो आप पानी को गर्म कर रहे हो, जैसे जैसे गर्म करोगे स्टीम में कन्वर्ट होगा तो रेंडमनेस इंक्रीज होगी। तो समझ में आया एक्सटर्नल इंटरेक्शन की वजह से एंट्रोपी चेंज कैसे होता है? तो सिर्फ हीट पे डिपेंड कर रहा है। मैं पानी को करंट सप्लाई करता हूं, इलेक्ट्रिकल वर्क सप्लाई करता हूं, पानी को इलेक्ट्रिकल वर्क सप्लाई करता हूं, तो उसकी रेंडमनेस में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। वर्क की वजह से रेंडमनेस में कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब वर्क की वजह से कभी भी एंट्रोपी चेंज नहीं आता। आई होप आपको क्लियरिटी मिल गई होगी। अब डियर अपन अलग अलग सिस्टम लेके उनकी एंट्रोपी कैलकुलेशन करते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? एक बार बता दीजिए, यहां तक क्लियर हो गया? तो एक्सटर्नल इंटरेक्शन, एंट्रोपी चेंज ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरेक्शन क्या होता है? डेल क्यू बाई टी। तो एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम क्या होता है? डेल क्यू बाई टी प्लस एस जनरेशन। क्लियर? अब डियर अपने होता है, या तो रिवर्सिबल सिस्टम होगा या इरिवर्सिबल सिस्टम होगा, दो ही सिस्टम होते हैं, या तो रिवर्सिबल होगा या इरिवर्सिबल होगा, नहीं तो फिर इम्पॉसिबल हो जाएगा, तो इम्पॉसिबल तो होगा ही नहीं, तो उसको पढ़ेंगे क्यों? तो आपके पास दो ही सिस्टम होंगे, या तो रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं एंट्रोपी चेंज ऑफ अ रिवर्सिबल सिस्टम, लेकिन क्लोज सिस्टम की बात हो रही है। मैं फिर बोल रहा हूं कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ये पूरा क्लोज सिस्टम के लिए पढ़ा रहा हूं, ओपन के लिए इसके बाद में पढ़ेंगे। तो अपन सबसे पहली हेडिंग देख रहे हैं एंट्रोपी चेंज। चलिए नेक्स्ट स्क्रीन पे चल के देखते हैं। एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज ऑफ अ रिवर्सिबल क्लोज्ड सिस्टम। रिवर्सिबल सिस्टम की एंट्रोपी चेंज के बारे में मैं बात कर रहा हूं। किसके बारे में बात कर रहा हूं? एंट्रोपी चेंज ऑफ अ रिवर्सिबल सिस्टम के बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो डियर अगर सिस्टम रिवर्सिबल है, इफ माय सिस्टम इज रिवर्सिबल, इफ माय सिस्टम इज रिवर्सिबल, देन एंट्रोपी जनरेशन इज, बोलो,
If my system is reversible, then entropy generation is, if my system is reversible, then entropy generation is zero. Very good. So what is the entropy change of a reversible system? What is the entropy change of a reversible system? किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल इंटरेक्शन पे. अगर सिस्टम रिवर्सिबल है, मतलब इंटरनली रिवर्सिबल है, तो उसका एंट्रोपी जनरेशन जीरो हो गया. तो अब सिस्टम का एंट्रोपी चेंज सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? एक्सटर्नल इंटरेक्शन पे. तो व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज ऑफ अ रिवर्सिबल सिस्टम? दैट इज डेल क्यू बाई टी. एंट्रोपी चेंज ऑफ अ रिवर्सिबल सिस्टम, तो मैं इसको लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं. एंट्रोपी चेंज ऑफ अ रिवर्सिबल सिस्टम is equal to entropy change due to external interaction. क्योंकि entropy generation is zero, means entropy change जो है वो अब सिर्फ और सिर्फ del Q by T पे डिपेंड करेगा. अब सिस्टम का एंट्रोपी चेंज सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? del Q by T पे. क्योंकि सिस्टम इंटरनली रिवर्सिबल है, तो उसका एंट्रोपी, सिस्टम आपका परफेक्ट है पहले से, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है. अब डिपेंड करेगा कि सिस्टम एक्सटर्नली कैसे इंटरेक्ट कर रहा है. अब सिस्टम का जो एंट्रोपी चेंज है वो सिर्फ एक्सटर्नल इंटरेक्शन पे डिपेंड करेगा. तो डियर सिस्टम एक्सटर्नली इंटरेक्शन हीट के फॉर्म में करेगा, क्योंकि वर्क की वजह से एंट्रोपी चेंज आता नहीं है, मैंने अभी आपको समझाया. तो डियर तीन पॉसिबिलिटी है. क्या क्या? सिस्टम में हीट सप्लाई हो रही है, सिस्टम इज रिजेक्टिंग हीट, और देयर इज नो हीट इंटरेक्शन. तो देयर आर थ्री पॉसिबिलिटी. तीनों देख लेते हैं. तो तीन पॉसिबिलिटी है अपने पास. नंबर वन, हीट इज सप्लाई टू द सिस्टम, हीट सप्लाइड. Second possibility, heat rejected. And third possibility, no heat interaction. Yes. अगर आपका सिस्टम रिवर्सिबल है तो उसका एंट्रोपी चेंज सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल इंटरेक्शन पर डिपेंड करता है. अब सिस्टम हीट के फॉर्म में तीन तरीके से इंटरेक्ट करेगा. या तो सिस्टम हीट रिजेक्ट करेगा, सिस्टम में हीट सप्लाई होगी, या फिर कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं है. तो पहली बात करते हैं. अगर मान लीजिए डियर सिस्टम में हीट सप्लाई हो रही है, हीट सप्लाई का मतलब क्या हुआ? क्यू पॉजिटिव. बोलो. अरे हीट सप्लाई का मतलब क्या हुआ? डेल क्यू पॉजिटिव. हीट सप्लाई का मतलब क्या हुआ? डेल क्यू पॉजिटिव. क्योंकि हीट इज सप्लाई टू द सिस्टम मींस डेल क्यू पॉजिटिव. तो जो सिस्टम का एंट्रोपी चेंज है वो क्या होगा बताओ? एंट्रोपी चेंज क्या होगा? डेल क्यू बाई टी पे डिपेंड कर रहा है, और डेल क्यू क्या है? पॉजिटिव. अभी अपन ने बात करी, ये टेम्परेचर जो होता है, कैपिटल टी जो होता है, ये किसमें होता है? हमेशा केल्विन में. और मैंने अभी आपको समझाया कि केल्विन में कभी भी टेम्परेचर नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता. तो इसका मतलब टी हमेशा पॉजिटिव होगा. तो डेल क्यू आपका पॉजिटिव है, टी आपका पॉजिटिव है, मतलब क्या हुआ डियर? डेल एस इज पॉजिटिव. और डेल एस पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? डेल एस पॉजिटिव का मतलब S2 माइनस S1 इज पॉजिटिव, मीन्स S2 इज ग्रेटर देन S1, मीन्स एंट्रोपी इंक्रीजेस. Entropy of a system increases. So if the system is reversible and heat is supplied to the system, entropy change of system, entropy of system increases. Entropy of a system increases और entropy change positive. कुछ भी आप बोल दो, या तो आप बोल दो entropy increases या entropy change positive. समझ में आया ये केस? क्लियर हुआ? अब अपन बात करते हैं कि सिस्टम से मान लो डियर हीट रिजेक्ट हो रहा है. क्या हो रहा है? सिस्टम से हीट रिजेक्ट हो रहा है. तो बताइए क्या होगा? सिस्टम से अगर हीट रिजेक्ट होगा तो एंट्रोपी चेंज, सिस्टम से हीट रिजेक्ट होगा तो डेल क्यू क्या हुआ? नेगेटिव. डेल क्यू इज नेगेटिव, मींस डेल एस जो है, सॉरी, डेल एस जो है कर रहा है, डेल क्यू बाई टी पे ही डिपेंड कर रहा है. डेल क्यू बाई टी पे डिपेंड कर रहा है. डेल क्यू क्या है? नेगेटिव. टी हमेशा पॉजिटिव ही होगा, अपन प्रूव कर चुके हैं. तो इसका मतलब, और डेल एस नेगेटिव मींस लेस देन जीरो, मींस S2 लेस देन S1. देखो एंट्रोपी डिक्रीज कर गया बाई 2 पे. अरे प्रोसेस अपन 1 से 2 मान रहे हैं, प्रोसेस अपन मान रहे हैं 1 से 2, तो 2 पे एंट्रोपी कम हो गया ना, मतलब एंट्रोपी डिक्रीजिंग. तो अगर सिस्टम से हीट रिजेक्ट हो रहा है तो एंट्रोपी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा. थर्ड पॉसिबिलिटी, इफ देयर इज नो हीट इंटरेक्शन, नो हीट का मतलब डेल क्यू इज जीरो. डेल क्यू इज जीरो.
और डियर अगर डेल क्यू जीरो है तो डेल एस क्या हो गया, बोलो डेल एस क्या हो गया, डेल क्यू बाई टी। ये जीरो, ये पॉजिटिव है हमेशा, तो डेल एस क्या हुआ, जीरो। और डेल एस जीरो होने का मतलब एस टू माइनस एस वन इज जीरो, मतलब एस टू इक्वल टू एस वन, और एस टू इक्वल टू एस वन का मतलब एस इज कांस्टेंट, एंट्रोपी कांस्टेंट, मींस एंट्रोपी इज सेम थ्रू आउट द प्रोसेस, एंट्रोपी इज सेम। और ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसो मींस सेम थ्रू आउट, यहाँ पे आइसो क्या है, एंट्रोपी, तो इसको बोलते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो व्हाट डू यू मीन बाय आइसेंट्रोपिक प्रोसेस? मैं आपको पूछूं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस क्या होता है? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस मींस एंट्रोपी इज कांस्टेंट। व्हाट डू यू मीन बाय आइसेंट्रोपिक प्रोसेस? एंट्रोपी इज कांस्टेंट। आइसेंट्रोपी का मतलब क्या होता है, एंट्रोपी इज कांस्टेंट। क्लियर? तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल, नो हीट का मतलब एडियाबैटिक बोल दूं, नो हीट का मतलब एडियाबैटिक बोल दूं, तो मैं ये बोल सकता हूं रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस आर नोन एज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। All reversible adiabatic process are isentropic process. All reversible adiabatic are isentropic process. Is it clear? तो अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ गया, नोट पॉइंट इज all reversible adiabatic process are isentropic process. रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस आर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ये तीनों केस समझ में आए? मैं डियर आपको ये पूछता हूं, अगर आपका सिस्टम रिवर्सिबल है मतलब एंट्रोपी जनरेशन जीरो, तो एंट्रोपी चेंज जो है वो सिर्फ एक्सटर्नल इंटरेक्शन पे डिपेंड करेगी, दैट इज डेल क्यू बाई टी। टी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, टी हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि टेम्परेचर केल्विन में है। तो आप सिर्फ क्यू को देख के ये बता सकते हो कि एंट्रोपी इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, या कांस्टेंट है। हीट इज सप्लाई मींस एंट्रोपी इंक्रीजेस, हीट इज रिजेक्टेड मींस एंट्रोपी डिक्रीजेस, क्योंकि हीट सप्लाई करोगे डेल क्यू पॉजिटिव, एंट्रोपी बढ़ गया, हीट रिजेक्ट करोगे डेल क्यू नेगेटिव, एंट्रोपी डिक्रीज हो गया। और नो हीट ट्रांसफर मींस एडियाबैटिक, एडियाबैटिक में नो हीट ट्रांसफर, डेल एस जीरो मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट, एंट्रोपी कांस्टेंट मींस आइसेंट्रोपिक। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक process are known as isentropic process. Is it clear? Is it clear? एक पॉइंट अपन डियर यहां से ये भी बोल सकते हैं कि एंट्रोपी चेंज ऑफ अ रिवर्सिबल सिस्टम, मैं आपको बोलूं एंट्रोपी चेंज रिवर्सिबल सिस्टम का एंट्रोपी चेंज क्या होगा, तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन हीट ट्रांसफर। तो नेक्स्ट जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेकंड नोट पॉइंट क्या है, एंट्रोपी चेंज ऑफ अ reversible system, entropy change of a reversible system can be positive, negative and zero, depends on heat transfer, depending upon heat transfer. Is it clear? एंट्रोपी जो रिवर्सिबल सिस्टम का एंट्रोपी है, ये क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है ना, अरे बोलो सर, रिवर्सिबल सिस्टम का एंट्रोपी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। क्लियर? बोलो यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ?
अब अपन आगे बात करते हैं। तो डियर अपने पास दो तरीके के सिस्टम होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल सिस्टम का एंट्रोपी चेंज तो अपन ने देख लिया। एंट्रोपी चेंज ऑफ अ रिवर्सिबल सिस्टम मे इंक्रीज, मे डिक्रीज, मे रिमेन्स कांस्टेंट। एंड इफ एडियाबैटिक रिवर्सिबल, रिवर्सिबल एडियाबैटिक सिस्टम है तो इट इज आइसेंट्रोपिक। अब बात करते हैं एंट्रोपी चेंज ऑफ इरिवर्सिबल सिस्टम। एंट्रोपी चेंज ऑफ एन इरिवर्सिबल सिस्टम। एंट्रोपी चेंज ऑफ एन इरिवर्सिबल सिस्टम। तो डियर एंट्रोपी चेंज सिस्टम का एंट्रोपी चेंज दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, डेल क्यू बाई टी प्लस एस जनरेशन। एंट्रोपी जनरेशन, यस और नो? डेल क्यू बाई टी और एस जनरेशन। देखो डियर, मेरे को यह पता है कि हीट एक पाथ फंक्शन है, मतलब एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, इसीलिए मैं पार्शियल डिफरेंशियल लगा रहा हूं या इनएग्जैक्ट लगा रहा हूं। मेरे को अभी तक ये नहीं पता कि एंट्रोपी जनरेशन क्या है और एंट्रोपी चेंज क्या है। तो मैं एंट्रोपी चेंज को एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट किसी से नहीं दिखा रहा हूं अभी, ना ही एंट्रोपी जनरेशन के आगे मैं कोई सिंबल लगा रहा हूं। भाई मैं एंट्रोपी जनरेशन के आगे ना तो ये लिख रहा हूं कि ये है, ना मैं ऐसे लिख रहा हूं। ये जो एंट्रोपी चेंज है मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, ना तो मैं ऐसे लिख रहा हूं ना ही मैं ऐसे लिख रहा हूं, क्योंकि मेरे को अभी तक पता ही नहीं है कि एंट्रोपी प्रॉपर्टी है या पाथ फंक्शन, एंट्रोपी जनरेशन प्रॉपर्टी है या पाथ फंक्शन। तो जब अपन प्रूव करेंगे तो उसके आगे अपने आप सिंबल लगा लेंगे, पार्शियल आएगा या एग्जैक्ट आएगा। अभी तक कुछ नहीं पता, अभी तक प्रूव भी नहीं करा है, तो इसको ऐसे ही चलने देते हैं। अगर अपन इरिवर्सिबल सिस्टम का एंट्रोपी चेंज की बात करें तो इरिवर्सिबल सिस्टम का एंट्रोपी चेंज दोनों पे डिपेंड करेगा, यस और नो? यस और नो? अब डियर अगर सिस्टम इरिवर्सिबल है तो ये वैल्यू क्या होगी मेरे को बताओ? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। फॉर एन इरिवर्सिबल सिस्टम एंट्रोपी जनरेशन इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ऑलवेज पॉजिटिव। अभी मैंने बताया इरिवर्सिबल सिस्टम है तो एंट्रोपी जनरेशन पॉजिटिव, रिवर्सिबल है तो जीरो, एंट्रोपी जनरेशन नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता। तो फॉर एन इरिवर्सिबल सिस्टम एंट्रोपी जनरेशन इज पॉजिटिव, एंट्रोपी जनरेशन हमेशा पॉजिटिव है। अब डियर बात करते हैं कि इरिवर्सिबल सिस्टम में एंट्रोपी जनरेशन, जो एंट्रोपी चेंज होता है वो कैसे होता है। तो देखो, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं केस वन, नो हीट ट्रांसफर। नो हीट ट्रांसफर मींस अपना सिस्टम कैसा है? एडियाबैटिक। इरिवर्सिबल तो है, इरिवर्सिबल में एडियाबैटिक है। तो मेरे को बताइए एंट्रोपी चेंज क्या आएगा? इफ द सिस्टम इज इरिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक, बताइए एंट्रोपी चेंज क्या आएगा? बताइए डियर। एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव, बताइए। अरे इरिवर्सिबल है तो इसका मतलब एंट्रोपी जनरेशन तो आएगा ही। देखो एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू डेल क्यू बाई टी प्लस एस जनरेशन। ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, इरिवर्सिबल है, और एडियाबैटिक है तो ये जीरो हो गया। तो इसका मतलब एंट्रोपी चेंज जो सिस्टम का है वो किस पे डिपेंड करा? एंट्रोपी जनरेशन। एंड एंट्रोपी जनरेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, मींस एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव, entropy change of system is positive, means S2 minus S1 is greater than 0, means S2 is greater than S1। इसका मतलब क्या हुआ? एंट्रोपी इंक्रीज कर रहा है। क्या हुआ इसका मतलब? एंट्रोपी इंक्रीज कर रहा है। तो इफ द सिस्टम इज इरिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक देन एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस। क्वेश्चन इसी तरीके से आता है, आपको क्वेश्चन में दिया होगा इफ द सिस्टम इज इरिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक देन एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम इज पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो एंड मे कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। तो क्या ऑप्शन आएगा ये आपको पता होना चाहिए। इरिवर्सिबल मतलब एंट्रोपी जनरेशन पे डिपेंड करेगा, एडियाबैटिक मतलब डेल क्यू बाई टी, जीरो। तो डेल एस इज इक्वल टू एंट्रोपी एंड एंट्रोपी जनरेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर इरिवर्सिबल, मींस एंट्रोपी इंक्रीजेस, खत्म, एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव। तो इफ द सिस्टम इज इरिवर्सिबल, इफ द सिस्टम इज इरिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक देन एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब अपन सेकंड केस की बात कर रहे हैं। केस सेकंड, heat is supplied to the system,
आपका सिस्टम कैसा है, इरिवर्सिबल, और उसमें हीट सप्लाई हो रही है, बताइए एंट्रोपी चेंज क्या होगा। सिस्टम, माय सिस्टम इज इरिवर्सिबल, माय सिस्टम इज इरिवर्सिबल एंड हीट इज सप्लाइड, एंट्रोपी चेंज क्या होगा। सब लोग रिप्लाई करो, मैं चाहता हूं सब लोग रिप्लाई करो। चीजें बहुत, मैंने बोला ना ये थर्मोडायनेमिक्स का हार्ट है, अगर ये समझ में नहीं आया तो मजा नहीं आएगा आगे पढ़ने में। एंट्रोपी चेंज क्या होगा, पॉजिटिव ऑलवेज, वेरी गुड, पॉजिटिव, ठीक है। एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू डेल क्यू बाई टी प्लस एस जनरेशन, एंट्रोपी जनरेशन। इरिवर्सिबल है मींस ये भी पॉजिटिव, हीट सप्लाई है मतलब ये भी पॉजिटिव। भाई हीट सप्लाई है ना, क्यू एस, हीट सप्लाई मींस क्यू पॉजिटिव, डेल क्यू पॉजिटिव, ठीक है। तो दोनों ही पॉजिटिव है, मतलब एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम इज पॉजिटिव, मींस S2 minus S1 is greater than 0, del S का मतलब S2 minus S1 means S is increasing. So if the system is irreversible and heat is supplied to the system, then entropy change will increase. या entropy change is positive, entropy will increase. अब इसका थर्ड केस, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अच्छे से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम, सिस्टम से मान लो डियर हीट रिजेक्ट हो रहा है, मेरे को आप लोग बताइए एंट्रोपी चेंज क्या होगा। कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, वाह वेरी गुड डियर, वेरी गुड। अगर सिस्टम से हीट रिजेक्ट हो रहा है तो एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू डेल क्यू बाई टी प्लस एस जनरेशन। अगर सिस्टम से हीट रिजेक्ट हो रहा है तो एंट्रोपी चेंज इन दो चीजों पर डिपेंड करेगा, डेल क्यू बाई टी और एस जनरेशन। एस जनरेशन तो हमेशा पॉजिटिव है, ये तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। अब देखो डियर, हीट रिजेक्ट हो रहा है मतलब क्यू नेगेटिव हो गया, डेल क्यू क्या हो गया, नेगेटिव, मतलब ये वाली टर्म आपकी क्या आएगी, नेगेटिव, क्योंकि टी तो हमेशा पॉजिटिव है तो ये वाली टर्म आएगी नेगेटिव। अब डिपेंड करेगा कौन सा ज्यादा है, अगर पॉजिटिव वाली टर्म ज्यादा है तो डेल एस पॉजिटिव, अगर नेगेटिव वाली टर्म ज्यादा है तो डेल एस नेगेटिव, और अगर दोनों टर्म बराबर हैं तो डेल एस जीरो। तो इफ हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम सिस्टम देन entropy change of a system may be positive, may be negative, may be equal to zero. पॉजिटिव कब आएगा, ये केस कब आएगा, ये केस कब आएगा जब एस जनरेशन जो है इज ग्रेटर देन डेल क्यू बाई टी। ये केस कब आएगा जब डेल क्यू बाई टी इज ग्रेटर देन एस जनरेशन, और ये केस कब आएगा जब डेल क्यू बाई टी और एस जनरेशन, एंट्रोपी जनरेशन दोनों बराबर हो जाए। तो इफ अ सिस्टम इज इरिवर्सिबल and heat is rejected from the system, then entropy can be positive, negative or zero, can be positive, negative or zero. अब डियर एंट्रोपी चेंज डेल क्यू बाई टी प्लस एस जनरेशन, ये अपना है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। इफ डेल क्यू बाई टी और एस जनरेशन दोनों बराबर आ गए means entropy change is zero, means S2 minus S1 is zero, means S2 equal to S1, means entropy is constant. Constant entropy का मतलब क्या हुआ, isentropic, entropy is constant throughout, means this process again is isentropic. Oh my god, आपने आज तक सिर्फ यही पढ़ा होगा रिवर्सिबल एडियाबैटिक सिस्टम्स आर आइसेंट्रोपिक, आपने आज तक यही पढ़ा होगा, लेकिन देखो इरिवर्सिबल सिस्टम भी आइसेंट्रोपिक हो सकता है, इरिवर्सिबल सिस्टम भी आइसेंट्रोपिक हो सकता है इफ हीट इज रिजेक्टेड। क्लियर, जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप बोलेंगे सर कोई एग्जांपल बताओ, ये कोई पिस्टन सिलेंडर असेंबली है, अंदर इज अ गैस, ये पिस्टन है एंड देयर इज अ ह्यूज फ्रिक्शन बिटवीन द पिस्टन एंड सिलेंडर। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का मतलब इरिवर्सिबल,
फ्रिक्शन का मतलब इरिवर्सिबल। ये अभी स्टेट नंबर 1 पे है। मैं इसको अब कंप्रेस कर रहा हूं। आई एम कंप्रेसिंग दिस। मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूं। जब मैं कंप्रेस करूंगा तो क्या होगा, इसका प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज होगा। प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ये सिलेंडर मैंने माना है कि इंसुलेटेड नहीं है, तो जब मैं इसको कंप्रेस करूंगा तो मान लीजिए यहां से हीट रिजेक्ट हो रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? इरिवर्सिबल एंड हीट रिजेक्ट का एग्जाम्पल है। भाई इरिवर्सिबल प्रोसेस है, आप इसको कंप्रेस कर रहे हो, इरिवर्सिबल है, फ्रिक्शन है और हीट रिजेक्ट हो रहा है, तो ये इसी का एग्जाम्पल है। अब अगर मान लो कि यहां पे डेल क्यू बाई टी का वैल्यू मैंने निकाला और मेरे पास आ गया 3 या 5, कैसे आएगा? माइनस में 5 आएगा, क्योंकि हीट रिजेक्ट हो रहा है, डेल क्यू नेगेटिव। और मैंने यहां पे एस जनरेशन निकाला, क्या निकाला? एंट्रोपी जनरेशन। ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये मेरे पास +5 आ गया, तो एंट्रोपी चेंज क्या हो गया? 5 माइनस 5 दैट इज 0। क्योंकि दोनों पे डिपेंड कर रहे हैं ना, डेल क्यू बाई टी प्लस एस जनरेशन, दोनों को जोड़ोगे तो 0, मतलब एस कांस्टेंट। तो ये कैसा प्रोसेस हो गया? आइसेंट्रोपिक। तो डियर, सिर्फ रिवर्सिबल एडियाबेटिक ही आइसेंट्रोपिक नहीं होते हैं, इरिवर्सिबल सिस्टम भी आइसेंट्रोपिक हो सकते हैं। इरिवर्सिबल सिस्टम भी आइसेंट्रोपिक हो सकते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बताइए। यस। अब मैं देखिए एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं। अपन ने ये पढ़ा अभी, ऑल रिवर्सिबल एडियाबेटिक सिस्टम्स आर आइसेंट्रोपिक। क्या ये ट्रू है? ऑल रिवर्सिबल सिस्टम्स आर आइसेंट्रोपिक। क्या ये ट्रू है? बताओ। ऑल रिवर्सिबल सिस्टम, ऑल रिवर्सिबल एडियाबेटिक, सॉरी सॉरी सॉरी, ऑल रिवर्सिबल एडियाबेटिक, ऑल रिवर्सिबल एडियाबेटिक process are all reversible adiabatic process are always isentropic. बताइए ये स्टेटमेंट ट्रू है क्या? रिवर्सिबल, अब देखो आप कैसे चेक करोगे, आपके दिमाग में सिर्फ ये फॉर्मूला घूमना चाहिए, डेल एस इक्वल टू डेल क्यू बाई टी प्लस एंट्रोपी जनरेशन। रिवर्सिबल एंट्रोपी जनरेशन 0, रिवर्सिबल एंट्रोपी जनरेशन 0, एडियाबेटिक का डेल क्यू बाई टी भी 0, एंट्रोपी चेंज कांस्टेंट मतलब आइसेंट्रोपिक। तो ऑल रिवर्सिबल सिस्टम, ऑल रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस आर आइसेंट्रोपिक, बिल्कुल सही है, कोई नहीं निकाल सकता इसको। लेकिन मैं क्या ये बोल सकता हूं कि ऑल आइसेंट्रोपिक आर रिवर्सिबल एडियाबेटिक? ऑल आइसेंट्रोपिक प्रोसेस आर, ऑल आइसेंट्रोपिक प्रोसेस आर रिवर्सिबल एडियाबेटिक, क्या मैं ये बोल सकता हूं? नो, इट इज नॉट ट्रू। आइसेंट्रोपिक का मतलब होता है एंट्रोपी कांस्टेंट। तो क्या सारे आइसेंट्रोपिक रिवर्सिबल एडियाबेटिक है? ऑल आइसेंट्रोपिक आर रिवर्सिबल एडियाबेटिक, इट इज नॉट ट्रू। क्योंकि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस इरिवर्सिबल भी हो सकता है ना, अभी अपन ने देखा rejected from the system and the entropy generation and del q by t is same, means it is an isentropic process, it is an isentropic process. So all reversible adiabatic are isentropic, yes, but all isentropic need not to be reversible adiabatic, because isentropic irreversible bhi ho sakta hai. A special case of irreversible process when the heat is rejected from the system can be isentropic. Is it clear? So it is false statement. All reversible adiabatics are isentropic, but it is not necessary that all isentropics are reversible adiabatic. All isentropic need not to be reversible adiabatic. Is it clear? यहां तक समझ में आया? क्लियर? अब मैं आपको कुछ
क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको फटाफट रिप्लाई करना है। If a process is reversible and heat is supplied to the system, then entropy change of a system is, फटाफट रिप्लाई करना है आपको ताकि चेक हो जाए। If a process is reversible and heat is supplied to the system, then entropy change of a system is positive. Very good. सब लोग रिप्लाई करो। Second question. If a system is irreversible, if a system is irreversible and there is no heat interaction, then what is the entropy change? If a system is irreversible and no heat interaction, then what is the entropy change? Positive. Very good. Very good. If a system is reversible and heat is rejected from the system, then entropy change of a system is negative. Reversible and heat is rejected. System is reversible and heat is rejected. Reversible, heat reject. Reversible मतलब entropy generation 0, heat rejection is del Q by T negative, तो entropy change is negative. Very good. बहुत बढ़िया। अब आपको ये क्लियर हो गया, ठीक है। और डियर मैं आपको ये पूछूं कि एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम, मैं आपको बोलूं फॉर अ सिस्टम टू बी फिजिबल, फॉर अ सिस्टम टू बी फिजिबल, व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम? किसी भी कोई भी एक सिस्टम है वो फिजिबल है, तो उसका एंट्रोपी चेंज क्या हो सकता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कुछ भी हो सकता है। अभी अपन ने देखा ना कि सिस्टम का एंट्रोपी चेंज रिवर्सिबल के लिए भी अपन ने देखा। देखो मैं रिवर्सिबल के लिए आपको दिखाया एंट्रोपी चेंज ऑफ अ रिवर्सिबल, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, कुछ भी हो सकता है, तीनों सिस्टम फिजिबल है। इरिवर्सिबल के लिए भी देखा, यहां पे पॉजिटिव है, यहां पे पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कुछ भी है, यहां पे पॉजिटिव है। तो कोई भी सिस्टम अगर आपका फिजिबल है, फॉर अ सिस्टम टू बी फिजिबल द एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो। ये इंटरव्यू का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोई भी सिस्टम की फिजिबिलिटी के लिए उसका एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब अपन बात करते हैं सर एंट्रोपी चेंज फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस। आप बोलेंगे सर इसकी के स्पेशल बारे में, इसी के बारे में स्पेशल बात क्यों करी आपने? मैंने अभी आपको क्या बोला सर कि सिस्टम की फिजिबिलिटी के लिए एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एडियाबैटिक में कुछ खास बात है। अगर प्रोसेस आपका एडियाबैटिक है तो उसमें कुछ खास बात है, वो खास बात क्या है उसको देखते हैं। अब डियर अगर आपका सिस्टम एडियाबैटिक है, क्या बोला मैंने? प्रोसेस इज एडियाबैटिक, तो एडियाबैटिक प्रोसेस आपका दो तरीके से हो सकता है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। मतलब आपका प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबैटिक होगा या तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक, या फिर होगा इरिवर्सिबल एडियाबैटिक। भाई प्रोसेस दो ही तो तरीके होते हैं, या तो रिवर्सिबल होगा या इरिवर्सिबल होगा। तो या तो वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक होगा या इरिवर्सिबल एडियाबैटिक होगा। अब मेरे को ये बताओ रिवर्सिबल एडियाबैटिक अगर है तो उसका एंट्रोपी चेंज क्या है? अगर प्रोसेस आपका रिवर्सिबल एडियाबैटिक है तो उसका एंट्रोपी चेंज क्या है? जीरो। वेरी गुड। और इरिवर्सिबल एडियाबैटिक है तो पॉजिटिव। यस, कंफर्म। यस, अगर सिस्टम रिवर्सिबल एडियाबैटिक है तो एंट्रोपी चेंज क्या होगा? डेल क्यू बाई टी प्लस एस जनरेशन। तो रिवर्सिबल है ये जीरो, एडियाबैटिक है ये भी जीरो, मतलब एंट्रोपी चेंज इज जीरो, मतलब S2 माइनस S1 इज जीरो, मींस S इज कांस्टेंट। If system is irreversible adiabatic means entropy change is del Q by T plus S generation। ये आपका एडियाबैटिक है जीरो, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, तो एंट्रोपी चेंज डिपेंड्स ऑन एंट्रोपी जनरेशन ओनली। एंट्रोपी जनरेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, मींस S2 इज ग्रेटर देन S1, मींस S इज इंक्रीजिंग। माय गॉड डियर, मैंने अभी आपको बोला फॉर अ सिस्टम टू बी फिजिबल एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो। लेकिन अगर मैं स्पेशल केस ये बोल दूं फॉर एन एडियाबैटिक सिस्टम टू बी फिजिबल, for an adiabatic process
टू बी फिजिबल, एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो उसका एंट्रोपी चेंज क्या कभी नेगेटिव हो सकता है? फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस द एंट्रोपी चेंज आइदर जीरो और पॉजिटिव। कोई भी सिस्टम अगर जनरली पूछा जाए कि कोई एक सिस्टम है तो उसकी एंट्रोपी चेंज क्या हो सकती है, तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकती है। लेकिन अगर स्पेशली ऐड कर दिया जाए कि एडियाबैटिक सिस्टम का एंट्रोपी चेंज क्या होगा, तो इन एन एडियाबैटिक सिस्टम एंट्रोपी चेंज कैन नेवर बी नेगेटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो। इज इट क्लियर? दैट्स व्हाई इट इज एन स्पेशल केस, इसीलिए मैंने आपको बताया है। तो नोट पॉइंट क्या हो गया देखो, फॉर अ सिस्टम टू बी फिजिबल, टू बी फिजिबल, फिजिबल की स्पेलिंग क्या आती है? या फॉर अ सिस्टम, स्टेटमेंट ही चेंज कर देता हूं, फॉर अ सिस्टम एंट्रोपी चेंज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। फॉर अ सिस्टम एंट्रोपी चेंज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फॉर एन एडियाबैटिक सिस्टम, for an adiabatic system entropy, for an adiabatic system entropy change can never be negative, can never be negative। इज इट क्लियर? तो स्पेशल आपको पूछ लिया जाए एडियाबैटिक सिस्टम के लिए बताओ, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा डियर। एडियाबैटिक सिस्टम के लिए एंट्रोपी चेंज क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव या फिर जीरो। इज इट क्लियर? वेरी गुड। तो अपन ने सिस्टम की एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना सीख लिया कि एंट्रोपी चेंज सिस्टम का क्या होता है। अब अपन नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं, एंट्रोपी चेंज ऑफ एन यूनिवर्स। एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स। डियर, अपन ने साइकिल को पहचानना सीख लिया था कि ये पॉसिबल है या रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है या इम्पॉसिबल है, सब पहचानना सीख लिया था। क्या प्रोसेस को पहचानना अभी तक आपने सीखा? मैं आपको कोई भी एक प्रोसेस दे देता हूं और मैं बोल देता हूं बताओ ये पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है या इम्पॉसिबल है। अभी तक आपने सीखा? बोलो नहीं ना, अभी तक अपन ने कोई बात ही नहीं करी। अपन तो अभी एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो सिस्टम कोई भी एक प्रोसेस है तो उसका एंट्रोपी चेंज, अगर सिस्टम का एंट्रोपी चेंज निकाले तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। तो अपन कैसे बता सकते हैं कि आपका प्रोसेस पॉसिबल है या नहीं? क्योंकि सिस्टम का एंट्रोपी चेंज तो कुछ भी आ सकता है। तो अभी तक अपन ने ऐसी कोई बात ही नहीं करी, कोई भी ऐसी बात नहीं करी अभी अपन ने कि एक प्रोसेस को कैसे पहचाना जाए कि ये प्रोसेस पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है, नहीं बात करी अभी तक। अब ये बात करेंगे इसमें, एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज निकाल रहे हैं डियर। अपन एंट्रोपी चेंज निकालना किसका जानते हैं? सिस्टम का। तो यूनिवर्स को एक सिस्टम कंसीडर कर लो। सिस्टम का एंट्रोपी चेंज दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक्सटर्नल इंटरेक्शन एंड एंट्रोपी जनरेशन। तो यूनिवर्स को मैं मेरा सिस्टम मान लेता हूं, तो माई सिस्टम इज यूनिवर्स। अब मेरा सिस्टम क्या है? यूनिवर्स है। मेरा सिस्टम क्या है? माई सिस्टम इज यूनिवर्स, दिस इज माई सिस्टम। और डियर यूनिवर्स के लिए अपन दो चीजें अच्छे से जानते हैं। इन फॉर यूनिवर्स नो मास ट्रांसफर, क्योंकि यूनिवर्स कैसा है? एक आइसोलेटेड सिस्टम है। यूनिवर्स इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। यूनिवर्स कैसा है? आइसोलेटेड सिस्टम है। और आइसोलेटेड सिस्टम है तो नो मास ट्रांसफर, नो एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी मींस नो हीट ट्रांसफर, नो वर्क ट्रांसफर। अरे मानते हो इस बात को? यूनिवर्स अगर मेरा सिस्टम हो गया तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम ना, आइसोलेटेड सिस्टम। और अगर आइसोलेटेड सिस्टम है मींस यूनिवर्स से ना तो मास ट्रांसफर होता है ना ही एनर्जी ट्रांसफर होता है, मींस नो हीट ट्रांसफर, नो वर्क ट्रांसफर। अब इसका एंट्रोपी चेंज निकालते हैं। तो एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स, तो डियर यूनिवर्स मेरा सिस्टम है और सिस्टम का एंट्रोपी चेंज दो चीजों पर डिपेंड करता है, डेल क्यू बाई टी प्लस
एंट्रोपी जनरेशन। किस किस पे? डेल क्यू बाई टी और एंट्रोपी जनरेशन। डेल क्यू बाई टी क्या होगा? अगर मेरा सिस्टम यूनिवर्स है तो नो हीट ट्रांसफर मींस डेल क्यू बाई टी इज जीरो, मींस द एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स is equal to entropy generation. Entropy change of universe is equal to entropy generation. Entropy change of universe is equal to entropy generation. And entropy generation की वैल्यू क्या होती है? बोलो, हमेशा पॉजिटिव या जीरो? एंट्रोपी जनरेशन की वैल्यू क्या होती है? या तो पॉजिटिव होगी या फिर जीरो होगी। एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि एंट्रोपी जनरेशन का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो या तो ये पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। मानते हो इस बात को? इसका मतलब आपको क्या पता चल गया? एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मींस एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स कैन नेवर बी नेगेटिव, कैन नेवर बी नेगेटिव। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स का हमेशा या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। इसको नेक्स्ट स्क्रीन पे लेके चलते हैं। तो एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स का जो एंट्रोपी चेंज है ये अपने पास आया एंट्रोपी जनरेशन के बराबर, एंड इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मींस एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी। अब डियर यहां पे दो पॉसिबिलिटी है। एक तो पहली बात कि एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स का या तो पॉजिटिव होगा या एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स का नेगेटिव होगा, सॉरी जीरो होगा, या फिर एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स का नेगेटिव होगा। तो ये तो इम्पॉसिबल है। तो मान लीजिए अब आप एक प्रोसेस को पहचानना सीखे। आपके पास कोई भी एक सिस्टम दिया हुआ है, कोई भी एक प्रोसेस दिया हुआ है या कोई भी एक सिस्टम दिया हुआ है। आप उसमें क्या कैलकुलेट करिए? एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स। सिस्टम का एंट्रोपी चेंज नहीं, क्योंकि सिस्टम के एंट्रोपी चेंज से कुछ नहीं पता चलेगा। आप उसमें क्या कैलकुलेट करिए? एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स। और अगर एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स नेगेटिव आ गया, इसका मतलब वो सिस्टम इम्पॉसिबल है। ये क्या हो गया? इम्पॉसिबल प्रोसेस और सिस्टम। अगर एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स जीरो आ गया, जीरो एंट्रोपी जनरेशन के बराबर है। एंट्रोपी जनरेशन जीरो का मतलब क्या हो गया? एंट्रोपी जनरेशन जीरो का मतलब बताओ क्या हुआ? एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल टू एंट्रोपी जनरेशन, दिस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर जीरो हुआ मतलब एंट्रोपी जनरेशन जीरो, एंट्रोपी जनरेशन जीरो होने का मतलब रिवर्सिबल, एंट्रोपी जनरेशन जीरो होने का मतलब क्या हुआ? रिवर्सिबल। तो आपका प्रोसेस कैसा है? रिवर्सिबल। और अगर एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो मतलब एंट्रोपी जनरेशन ग्रेटर देन जीरो मतलब इरिवर्सिबल। इज इट क्लियर? तो अब आप एक प्रोसेस को भी पहचानना सीख गए। आप क्या करेंगे? किसी भी एक प्रोसेस को अगर आपको पहचानना है तो आप क्या करेंगे? आप उसका एंट्रोपी चेंज निकालेंगे। किसका? यूनिवर्स का, उस सिस्टम का। देखो मैंने आपको कोई भी एक प्रोसेस दिया, मैंने बोला बताओ ये सिस्टम पॉसिबल है या नहीं। अगर पॉसिबल है तो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल। तो क्या आप एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम से बता सकते हैं? नहीं, क्योंकि एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम में भी पॉजिटिव, में भी नेगेटिव, में भी जीरो, तो उससे कुछ पता नहीं चलेगा। क्योंकि आपने उसका एंट्रोपी चेंज निकाला, वो पॉजिटिव भी आ जाएगा, जीरो भी आ जाएगा, नेगेटिव भी आ जाएगा, तो आप कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं उस प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज निकालूं, किसका? यूनिवर्स का। किसका निकालूं? यूनिवर्स का। तो मैं उसको कंक्लूड कर सकता हूं। मैं यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज निकालूंगा और यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज अगर पॉजिटिव आ गया मींस इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगर एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स जीरो आ गया मींस इट इज एन रिवर्सिबल, और अगर नेगेटिव आया मतलब इम्पॉसिबल। तो सेकंड लॉ सेज दैट एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स कैन नेवर बी नेगेटिव। So with the concept of entropy change of universe, we can find out the direction of a process. That's why it is known as directional law. सेकंड लॉ की हेल्प से, सेकंड लॉ ने, मैंने आपको जब सेकंड लॉ का मैं आपको समझा रहा था कि सेकंड लॉ बताता क्या है, तो मैंने आपको बोला था इट इज नोन एज डायरेक्शनल लॉ एंड इट गिव्स द डायरेक्शन विद द कांसेप्ट ऑफ एंट्रोपी। देखो आ गई? तो सेकंड लॉ, दैट्स व्हाई सेकंड लॉ इज नोन एज डायरेक्शनल लॉ। ये आपको यूनिवर्स, अगर आप एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स निकालेंगे, अगर ये पॉजिटिव है मतलब आपका सिस्टम इरिवर्सिबल है,
जीरो है मतलब रिवर्सिबल है, नेगेटिव है मीन्स इम्पॉसिबल है। तो एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट से वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ अ प्रोसेस। लाइक मान लीजिए मैंने आपको बोला कि ये कोई एक प्रोसेस है, इसका डायरेक्शन ये है, ठीक है, नहीं मैंने आपको डायरेक्शन नहीं बताया, मान लो ये कोई प्रोसेस है, ये मैंने बोल दिया स्टेट नंबर 1 है और 2 है, और मैंने पूछा इसका डायरेक्शन निकालो। मैंने बोला ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला ये पीवी डायग्राम पे ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, लेकिन इसका डायरेक्शन नहीं पता कि ये राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में है, इसका डायरेक्शन बताओ। तो आप क्या करेंगे सर, मान लीजिए आपने कोई भी एक डायरेक्शन अज्यूम कर लेंगे, तो मैंने इसका डायरेक्शन अज्यूम करा ये वाला, अज्यूम्ड, और मैंने ये डायरेक्शन अज्यूम करके इसका एंट्रोपी चेंज निकाला यूनिवर्स का, और मान लो ये नेगेटिव आ गया, क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, मतलब इस प्रोसेस का एक्चुअल डायरेक्शन क्या है ये, क्योंकि अगर ये नेगेटिव आ गया मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, और ये अगर पॉसिबल नहीं है तो पॉसिबल सिर्फ यही होगा। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से अपन प्रोसेस का डायरेक्शन निकाल सकते हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। अगर पॉजिटिव आ जाता, अगर एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आ जाता, मतलब अपन ने जो अज्यूम करा डायरेक्शन वही सही, क्योंकि पॉजिटिव तो आ ही सकता है ना, एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स का पॉजिटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, दोनों ही पॉसिबल है, लेकिन नेगेटिव नहीं आ सकता। तो नेगेटिव अगर आ गया मतलब डायरेक्शन आपने गलत अज्यूम करा है, उसको रिवर्स कर दो। क्लियर हुआ? बोलो। क्लियर? तो अपन क्या लिख सकते हैं, सेकंड लॉ सेज दैट, सेकंड लॉ सेज दैट entropy change of universe, second law says that entropy change of universe can never be negative, it is always greater than equal to 0, that's why it is called directional law। तो आप कभी भी एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स निकालेंगे, नेगेटिव आ गया मतलब आपने जो डायरेक्शन मानी है वो रॉन्ग है, उसको रिवर्स कर दो। तो सेकंड लॉ की हेल्प से अपन यहां से क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन निकाल सकते हैं। बोलो बच्चों, समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं डियर। देखो एंट्रोपी क्या बता रहा है, एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल, एंट्रोपी मेजर ऑफ रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स। जितना ज्यादा रैंडमनेस होगा एंट्रोपी उतना ही ज्यादा होगा, मानते हो इस बात को? अरे बोलो, जितना ज्यादा रैंडमनेस होगा उसका एंट्रोपी उतना ही ज्यादा होगा। और रैंडमनेस किसका, मॉलिक्यूल का। तो मॉलिक्यूल जितने ज्यादा हुए, मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड कर रहा है, तो जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स हुए उसमें उतनी ज्यादा रैंडमनेस होगी, मतलब उतना ही ज्यादा एंट्रोपी होगा। तो इसका मतलब अगर मॉलिक्यूल इंक्रीज कर रहे हैं तो एंट्रोपी इंक्रीज करेगा, और मॉलिक्यूल कब इंक्रीज करेंगे, जब मास इंक्रीज करेगा। कोई भी एक सिस्टम है उसका मास कम है, उसका मास कम है, उसमें मॉलिक्यूल कम है, तो मॉलिक्यूल कम है तो उसकी रैंडमनेस भी कम होगी, तो एंट्रोपी कम होगी। लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी एक सिस्टम है उसका मास मैंने बढ़ा दिया, उसका मास बढ़ा मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़े, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर बढ़ेंगे तो रैंडमनेस बढ़ेगी, और रैंडमनेस का मेजरमेंट ही एंट्रोपी है, तो रैंडमनेस बढ़ी तो एंट्रोपी बढ़ा। मींस एंट्रोपी इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन मास, एंट्रोपी इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन मास। और ऐसी प्रॉपर्टी जो मास पर डिपेंड करती है क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एंट्रोपी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एंट्रोपी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर? तो एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। समझ में आ गई बात, क्या है एंट्रोपी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एंट्रोपी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इज इट क्लियर? एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब देखो डियर, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जैसे ये इस सिस्टम है, इसका वॉल्यूम V1 है और इसका वॉल्यूम V2 है,
तो मैं आपको पूछूं कि सिस्टम का कंबाइंड वॉल्यूम क्या है, तो आप बोल देंगे सर V1 प्लस V2। आपने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो आपने ऐड कर दिया। मान लो इसका प्रेशर P1 है और इसका प्रेशर P2 है, तो क्या आप बोल सकते हो P इक्वल टू P1 प्लस P2? नहीं बोल सकते ना आप, ये नहीं बोल सकते, क्योंकि प्रेशर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को ही अपन डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे एंट्रोपी भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो मान लीजिए ये अपना सिस्टम है, ये बाउंड्री हो गया, ये बाउंड्री हो गया, तो ये क्या हो गया? सराउंडिंग। और ये क्या हो गया? सराउंडिंग की बाउंड्री। मैंने आपको बोला था सिर्फ इन थर्मोडायनेमिक्स ओनली इमीडिएट सराउंडिंग इज कंसीडर्ड एज अ सराउंडिंग, पूरा ब्रह्मांड सराउंडिंग नहीं लेते हैं। तो ये सिस्टम हो गया, ये सिस्टम की बाउंड्री, और ये हो गया सराउंडिंग। ठीक है, तो ये आपने अभी देखा कि एंट्रोपी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो एंट्रोपी चेंज, ये पूरा अगर मैं सिस्टम मानूं, अगर मैं पूरे की एंट्रोपी निकालूं, ये मैंने ये वाली बाउंड्री बना ली, तो ये क्या हो गया? यूनिवर्स। तो यूनिवर्स की अगर मैं एंट्रोपी निकालूं, तो एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स अगर मैं निकालूं, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं भाई? ये यूनिवर्स टोटल एंट्रोपी दोनों का ऐड कर दूंगा, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, क्योंकि यूनिवर्स के अंदर क्या क्या है? सिस्टम भी है और सराउंडिंग भी है। भाई आपने वॉल्यूम इसको और इसको ऐड करके टोटल वॉल्यूम लिखा, क्योंकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी, इसीलिए मैंने ये टोटल एंट्रोपी निकालना चाह रहा हूं इस सिस्टम का, इस यूनिवर्स का टोटल एंट्रोपी। तो किसके बराबर हो जाएगा? सिस्टम प्लस सराउंडिंग। तो यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज किस किस के बराबर होता है? एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग। किस किस के बराबर होता है? सिस्टम और सराउंडिंग के एंट्रोपी चेंज के। तो यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज क्या लिखेंगे? एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग। तो यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज क्या होता है? एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स क्या होता है? सिस्टम प्लस सराउंडिंग। बोलो क्लियर? क्लियर? तो एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम, एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स, एंट्रोपी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो इसका मतलब एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स इज गिवन बाय सिस्टम प्लस सराउंडिंग एंट्रोपी चेंज। अब देखो डियर, अपन ने ये देखा कि एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स कैन नेवर बी नेगेटिव, मींस एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो। अब सराउंडिंग एंट्रोपी चेंज की बात करते हैं कि ये क्या हो सकता है। तो मान लो मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं कि कोई आपके पास इरिवर्सिबल प्रोसेस है। क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो उसका एंट्रोपी चेंज क्या होता है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो उसका एंट्रोपी चेंज आप क्या लिखेंगे? भाई यूनिवर्स की बात कर रहा हूं मैं, एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज हमेशा पॉजिटिव होगा अगर इरिवर्सिबल है। अरे अभी बात करी ना यार, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल के लिए यूनिवर्स का जीरो, इरिवर्सिबल के लिए पॉजिटिव। तो इरिवर्सिबल सिस्टम का एंट्रोपी चेंज क्या होगा? पॉजिटिव। और यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज क्या होता है? एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग। ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज ग्रेटर देन जीरो होगा अगर सिस्टम आपका क्या है? इरिवर्सिबल। क्या है? इरिवर्सिबल। तो ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो। सिस्टम का एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। तो मान लो सिस्टम का वैल्यू मैंने ले लिया +4 प्लस, ये ग्रेटर देन जीरो कब होगा? जब सराउंडिंग का वैल्यू या तो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव भी हो सकता है या फिर जीरो भी हो सकता है। तीनों केस में ही पॉजिटिव है भाई। इस केस में भी टोटल ग्रेटर देन जीरो, इसमें भी जीरो और इसमें भी जीरो। मतलब डियर सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज भी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज भी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। तो अपन क्या बात समझ गए? एंट्रोपी नॉट पॉइंट, तीनों केस में ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, इसमें भी ग्रेटर देन जीरो, इसमें भी ग्रेटर देन जीरो, इसमें भी ग्रेटर देन जीरो। तो सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, जीरो भी है। मतलब एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, बट एंट्रोपी चेंज of universe can never be negative, can never be negative। बात समझ में आई? बोलो, बात समझ में आई? सिस्टम का एंट्रोपी चेंज भी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है, सराउंडिंग का भी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यूनिवर्स का कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो डियर
अब अपन प्रोसेस को और साइकिल को पहचानना सीख गए। देखो, अगर आपको साइकिल को पहचानना है तो आप क्या बोलेंगे, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी अगर लेस देन जीरो है तो ये इरिवर्सिबल साइकिल होगा। अगर साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी इक्वल टू जीरो है तो ये रिवर्सिबल साइकिल होगा क्लोसियस इनइक्वालिटी से। और अगर साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी ग्रेटर देन जीरो हो गया मतलब इम्पॉसिबल साइकिल। ये तो साइकिल को पहचानने का तरीका है। प्रोसेस को पहचानने का तरीका क्या है, इफ डेल एस ऑफ यूनिवर्स is greater than zero मतलब irreversible process. If del S of universe is equal to zero means reversible process. If del S of universe less than zero means impossible. Is it clear? तो आप एक साइकिल को पहचानना भी सीख गए, एक प्रोसेस को पहचानना भी सीख गए कि साइकिल आपका कैसा है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, इम्पॉसिबल। आपका प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, इम्पॉसिबल। तो आप इजीली पहचान सकते हो। और साइकिल को पहचानने का तरीका तो मैंने आपको एक और बताया हुआ है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्नोट, कार्नोट एफिशिएंसी या कार्नोट सीओपी। इफ फॉर अ हीट इंजन, इफ कार्नोट एफिशिएंसी, if a Carnot efficiency is greater than the actual cycle efficiency, irreversible engine. If a Carnot efficiency is equal to actual cycle efficiency, reversible engine. Carnot efficiency is less than actual cycle efficiency, impossible. इसी तरीके से सीओपी से निकाल लेंगे, कार्नोट सीओपी इज ग्रेटर देन द एक्चुअल सीओपी, इरिवर्सिबल। कार्नोट सीओपी इज लेस देन द एक्चुअल सीओपी, इम्पॉसिबल। कार्नोट सीओपी इज इक्वल टू एक्चुअल सीओपी, आपका रिवर्सिबल। तो आप आराम से पहचान सकते हो, वहां से भी और यहां से भी। क्लियर है? वहां से भी पहचान सकते हो और यहां से भी पहचान सकते हो। मेन कॉन्सेप्ट आपका ये है साइकिल और प्रोसेस का। अब डियर, अब मान लीजिए मैं आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस देता हूं। सॉलिड का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जचे होते हैं। लिक्विड, इसमें थोड़ा सा सॉलिड से ज्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड होता है, और गैसेस में तो बहुत ज्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड होता है। तो मैं आपको पूछूं एंट्रोपी चेंज सॉलिड का, लिक्विड का और गैस का, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, गैस का, उससे कम लिक्विड, और सबसे कम किसका होगा, सॉलिड में। क्योंकि सॉलिड में सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होते हैं। लिक्विड में जो होता है थोड़ा सा डिसऑर्गेनाइज ज्यादा होता है, और गैसेस में उससे ज्यादा डिसऑर्गेनाइज होता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो एंट्रोपी चेंज के बारे में अगर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में बात करी जाए तो ये बात क्लियर हो गई? बोलो डियर, ये बात समझ में आ गई सब लोगों को? तो डियर, आज अपन ने एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट कवर करा है, एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी क्या होता है, फटाफट से 2 मिनट के अंदर मैं क्लास को समराइज कर देता हूं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। जब भी नेक्स्ट अपना बस अपना इस वीक का शेड्यूल कंप्लीट हो गया, कल और आज क्लास लगी। जब भी नेक्स्ट वीक में अपना शेड्यूल आएगा, क्लास को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज करके आना, क्योंकि आगे की सारी क्लासेस इसी से लिंक है। ठीक है? तो अपन ने क्या क्या बात करी, देखो, एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, दैट इज एंट्रोपी चेंज ड्यू टू इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी एंड एक्सटर्नल इंटरेक्शन. Internal irreversibility is also known as entropy generation, and external interaction is given by del Q by T. There is no entropy change due to work transfer. Entropy generation is always greater than equal to zero. It can never be negative. Entropy generation या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। पॉजिटिव मतलब इरिवर्सिबल, जीरो मतलब रिवर्सिबल। ठीक है? फिर अपन ने डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस की बात करी, रिवर्सिबल लिए, इरिवर्सिबल लिए। सब में कंक्लूजन ये निकला कि एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो। कुछ स्पेशल केस, दैट इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक इज आइसेंट्रोपिक. ऑल रिवर्सिबल एडियाबैटिक आर आइसेंट्रोपिक, बट ऑल आइसेंट्रोपिक नीड नॉट टू बी रिवर्सिबल एडियाबैटिक, क्योंकि आइसेंट्रोपिक इरिवर्सिबल प्रोसेस भी हो सकता है व्हेन द हीट इज रिजेक्टेड एंड द डेल क्यू बाई टी एंड डेल एस जनरेशन इज इक्वल हो जाए दोनों, तो एंट्रोपी चेंज फिर से जीरो आ सकता है। तो इरिवर्सिबल सिस्टम भी आइसेंट्रोपिक हो सकता है। ठीक है? फिर अपन ने बात करी कि एंट्रोपी एक प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है? एंट्रोपी एक प्रॉपर्टी होता है। हाँ, अपन ने एंट्रोपी चेंज एडियाबैटिक सिस्टम के लिए भी निकाला, तो एडियाबैटिक सिस्टम में एंट्रोपी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, एंट्रोपी चेंज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ऑलवेज पॉजिटिव या जीरो होगा। फिर अपन ने यूनिवर्स का एंट्रोपी निकाला, तो यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इट कैन नेवर बी नेगेटिव,
इक्वल ग्रेटर देन जीरो मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस, इक्वल टू जीरो मतलब रिवर्सिबल, एंड लेस देन जीरो मतलब इरिवर्सिबल। तो आप एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स का निकाल के आप प्रोसेस का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेकंड डायरेक्शनल लॉ। एंट्रोपी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स को अपन लिख सकते हैं एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग। System entropy can be positive, negative, zero. Surrounding entropy can be positive, negative, zero. But entropy change of universe can never be negative. क्लियर? तो साइकिल को और प्रोसेस को पहचानना अपन सीखे कि कोई भी साइकिल रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, इम्पॉसिबल है। एक प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल, इम्पॉसिबल है। ये सब चीजें अपन सीख रहे हैं। बच्चों बताओ, बच्चों बताओ, यहां तक क्लियर? अब मेरे को ये बताओ, यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है? किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो मेरे को बताइए कि सर ये डाउट है, ये चीज हमें समझ में नहीं आई। डियर, ये क्लास जो मैं फिर से बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको आप अच्छे से रिवाइज करके आना। जब भी नेक्स्ट वीक में अपना शेड्यूल हो, जब भी नेक्स्ट वीक में अपना शेड्यूल हो, इस क्लास को अच्छे से रिवाइज करके आना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है डियर? तो जो नया टॉपिक है, जो इसके आगे जो कंटिन्यू अपन एंट्रोपी के बारे में भी बहुत सारी चीजें हैं। अभी तो अपन सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल पढ़ रहे हैं, इसका कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी देखेंगे। तो नेक्स्ट वीक जब भी अपन मिलेंगे तो इसका कैलकुलेशन की बातें करेंगे। ठीक है डियर? तो इस वीक की क्लास अपन यहीं ऑफ करते हैं। आज की क्लास नेक्स्ट वीक में जो शेड्यूल होगा उसमें अपन मिलते हैं। ठीक है? थैंक यू सो मच। आप इसको पढ़ के जरूर आइएगा। थैंक यू।